अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आयशा सलमान और सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़। तो पहली खबर ये है कि पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया है। इस पर हम डिटेल बात करेंगे। पीटीआई अदालत जाएगी इस पर और क्या सिचुएशन पैदा होगी और लीगली किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ खबर ये है कि नवाज़ के मुकाबले में जेयूआई का उम्मीदवार है और शहबाज के हक़ में नहीं बैठेंगे। बड़ी स्टेटमेंट, इसके क्या असरात होंगे सियासत पर, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा गज़ा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी और शहादतों का सिलसिला जारी है, वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान लाइव में बात करेंगे। अभी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि जब एक सियासी जमात कालादम होगी तो इलेक्शन कमीशन निशान कैसे देगा। इलेक्शन कमीशन के जायज़ सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के साइफर के फैसले का एहतराम करते हैं। बात कश्त है कि जिसके हक़ में फ़ैसला हो वही लाडला होता है। साबिक़ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर बोले, इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है तो उसकी वजूहात हैं। पीटीआई वाहिद जमात नहीं जिसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया हो। मलिक अहमद खान की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। जब साइफर केस पे मैंने वो जजमेंट सुनी तो मेरे जहन में चंद सवालात उठे और वो बड़े ज़रूरी सवालात हैं कि ये बेल ऑर्डर पे जब आप एक डीपर एप्रिसिएशन रादर आई वुड से कि ये टेंटेटिव असेसमेंट तो किसी सूरत भी नहीं है जो मेरी नज़र में है, और मैंने ये समझा कि गालिबन वो जो ऑनरेबल जजेस की जजमेंट थी अब वो रिफ्लेक्शन दे रही थी समहाउ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजुडिस हो जाएगा ट्रायल, और ये सिर्फ बेल की हद तक रहती है, तो फिर भी कुछ बड़े मुनासिब सवालात जो हैं वो इसी बेल के मौके पे उठते हैं। एज आई हैव गैदर्ड आउट ऑफ दैट जजमेंट, उसमें ये बात थी कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसका इतलाक सेक्शन 5 उसकी सब सेक्शन 3 और उसकी क्लॉज बी का इतलाक कैसे होता है, कौन सा मेकआउट होता है। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कलअदम करार दे दिए हैं। अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने की हिदायत की थी। पीटीआई के वकील अली जफर ने तमाम दरख्वास्तों को खारिज करने की सदा करते हुए कहा था कि आइन में पार्टी पर छोड़ दिया गया है कि वो कैसे इंतखाबात कराए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन जबकि उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं कि हम इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, फैसला ज़ातियात पर मबनी है। हमें पहले से ही इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। सिर्फ पीटीआई का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश है। साजिश ये है कि हमसे बल्ले का निशान वापस ले लें। मरकजी तर्जुमान पीटीआई मुअज़्ज़म बट ने पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रिट के लिए खुसूसी दरख्वास्त की जाए। बैरिस्टर गौहर और पीटीआई लीगल टीम पेशावर आ रही है और इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है। ये कहा गया दरख्वास्त आज ही जमा कराए जाने का इम्कान है। ये गुफ्तगू की गई है पेशावर हाई कोर्ट में। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपको बता रहे हैं कि मरकजी तर्जुमान पीटीआई मुअज़्ज़म बट ने पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने मीडिया से बातचीत में
کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست دائر جو کی ہے، جو ریٹ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے سے علم تھا، بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس وقت پشاور آ رہی ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ گفتگو کی گئی ترجمان پی ٹی آئی معظم بٹ کی جانب سے، مرکزی ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ درخواست آج ہی جمع کرائے جانے کا امکان ہے، لیگل ٹیم پشاور آ رہی ہے، درخواست آج ہی جمع کرائی جائے گی۔ حافظ احسان احمد ماہر قانون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حافظ صاحب، ابھی کہا جا رہا ہے کہ آج ہی درخواست دائر کرائی جائے گی پشاور ہائی کورٹ میں، جو کل فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اب کیا سمجھتے ہیں درخواست دائر کی جائے گی تو کیا لیگل حیثیت ہوگی اب اس درخواست کی، اور کیا لیگل سیناریو بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ سیکشن 208 سیکشن 209 کی وائلیشنز کے اوپر انہوں نے کل جاری کیا ہے، اس کے لیے جو اگلا فورم وہ تو اویلیبل ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے اندر جائیں اور اس آرڈر کو چیلنج کر دیں، لیکن جو بنیادی طور پہ جو سوال اٹھے گا وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ کیا ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن سیکشن 208 کے نیچے ہونا چاہیے، اس کے اندر پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشنز کی ہے، اور جب خود کو وائلیشنز آف کانسٹیٹیوشن بھی ہو پارٹی کا، اور اس کے بعد ایڈمیشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کر دیا جائے کہ ہمارا اپوائنٹمنٹ آف الیکشن کمشنر کا پروسیس بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے بعد جو ہم نے اگلا پروسیس کیا ہے اس کے اوپر بھی اس لیے ہمارا ٹھیک نہیں تھا کہ ہمیں ٹائم کم دیا گیا تھا، چونکہ 23 نومبر 2023 کو فیصلہ آیا تھا۔ تو اگر آپ اس ایڈمیشن کے پرسپیکٹو کے اندر آپ ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو چیلنج کرنا بڑا مشکل کام ہوگا، کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، یہ وائلیشنز آئی الیکشن ایکٹ 2017 اور پی ٹی آئی کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن میں اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، کون چیف الیکشن کمشنر لگے گا۔ حافظ صاحب، جو درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ اب پشاور ہائی کورٹ میں، اس میں جواز یہ بنایا گیا کہ باقی پارٹیز کے الیکشن کو تو دیکھا نہیں گیا، صرف ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اب وہ جو درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا لیگل حیثیت ہوگی، اور کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملنے والا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آرگومنٹ کیا جائے کہ اگر ایک پارٹی نے یا ایک شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے یا اس غلط کام کی بنیاد کے اوپر مجھے بھی اس کے اندر ٹریٹ کیا جائے تو پولیٹیکلی تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ قانون کی بکس کے اندر جاتے ہیں یا کورٹ آف لا کے اندر جاتے ہیں تو یہ ایک آپ کا آرگومنٹ سائڈ بائی سائڈ تو چل سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ عدالت جو آپ سے سوال یہی کرتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کیس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اور آپ نے جو وائلیشنز الیکشن کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کیس سے متعلقہ، آپ کا اس کا جواب کیا ہے۔ تو وہاں کے اوپر پولیٹیکل نیریٹو نہیں چلتا، وہاں پہ لیگل اسٹریٹجی یا لیگل ڈاکومنٹس یا لیگل آپ کا رپلائی چلتا ہے، تو یہ ایک کوشچن آئے گا۔ دوسرا جو آپ نے آگے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کیا اس کے اندر کرے گا، چونکہ یہ سرٹیفکیٹ جو سیکشن 209 کا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینا ہے اور اسی کی سیٹسفیکشن ہے۔ اگر کوئی گلیئرنگ قسم کی بیلافائڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پروسیس کی ججمنٹ کے اندر پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی اور اس کو وہ ایکسپٹ کرے پشاور ہائی کورٹ، تو ممکن ہے کہ فیصلہ ریورس کر دے، نہیں تو دوبارہ یہ چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہی جائیں گی۔ لیکن اس سارے پروسیس کے اندر ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ آج 23 دسمبر ہے اور 13 جنوری 2023 تک الیکشن سمبلز انہوں نے فائنل ہونا ہے۔ اگر انہی 12-14 دن جو 18-19 دن اس کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوتا پی ٹی آئی کے حق کے اندر، تو وہ پاکستان کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے بلے کے نشان کے اوپر ان کے کینڈیڈیٹس حصہ نہیں لیں گے، جو بہت بڑا چیلنج نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بلکہ ان کے ووٹر سپورٹر اور کینڈیڈیٹس کے لیے بھی ہوگا۔ اچھا حافظ صاحب، بیرسٹر گوہر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ لیں گے، تو اگر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں تو کیا چیلنجز ہوتے ہیں، اور پھر یقیناً مخصوص نشستوں کا بھی معاملہ ہے، وہ انہیں کیسے ملیں گی؟ دیکھیں، آزاد جب کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے، تو اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز تو آپ نے لڑ لیا، لیکن جب آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے تو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتی اس کینڈیڈیٹ کو جو جیتا ہوا ہو کہ آپ میری مرضی کے مطابق اس شخص کو ایز اے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ووٹ دیں، یا اس موقع کے اوپر آپ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر جائیں، یا آپ جو آپ کا منی بل ہے اس کے اندر جائیں۔ تو الیکشن جیتنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے،
اسمبلی کے اندر پارٹی کی پریزنس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ پریزنس پارٹی کے امبریلا کے نیچے نہ ہو تو جو آرٹیکل 63A آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے جو لایا گیا ہے وہ اپلائی نہیں کرتا، اور وہی بہت بڑا ایشو ہے. لہٰذا کینڈیڈیٹ کا آنا یا کینڈیڈیٹ کا جیتنا جو ہے، یہ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 انڈیپینڈنٹ کو نہیں روکتا، بٹ ایز اے پارٹی جو ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں، آپ بہت بہتر چیزوں کو بتاتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں. یہ کہیے گا کہ پی ٹی آئی کو بھی کیا کرنا چاہیے اگر بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے تو ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور جس سے ایٹ لیسٹ پارٹی بچ سکے، یا پھر جیسے بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں آزاد حیثیت میں لڑیں گے تو وہ تو پھر پارٹی کا شرازہ بالکل بکھر جائے گا. دیکھیں چیز یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور آپ نے خود نیشنل اسمبلی کو 2022 میں ڈیزالو کیا، پھر آپ نے پنجاب کے جو اسمبلی کو ڈیزالو کیا تو کے پی کو ڈیزالو کیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ سارے ایشوز یا گریونسز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ آپ چل رہے تھے اس کو ٹائملی ریڈریس کیے جاتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیگل اسٹریٹجی کے ساتھ یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جس طرح انہیں کیس لڑنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور ہر بار جو ہے لیگل سمر سالٹ چلتی رہی، کبھی ان چیزوں کو مانتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے، اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ابھی بھی جو آپ کے 2 دسمبر کو انہوں نے الیکشنز کروائے ہیں، اس کی جب پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے 6-7 دن کے بعد، تو اس کے اندر پھر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارا چیف الیکشن کمشنر بھی ٹھیک نہیں لگا اور ہمارا جنرل سیکرٹری جو ہے اس کی بھی اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر دونوں چیزیں آپ خود مانیں اور پھر آپ توقع یہ کریں کہ آپ کو ریلیف ملے گا تو وہ بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے. بہت بہت شکریہ. حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قانون، اور جس طرح سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے اس پر تمام تر جو لیگل آپشنز ہیں اس پر بات کر رہے تھے. بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ، پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سے تاحال مصدقہ کاپی نہیں ملی. پارٹی کو خدشہ ہے کہ مصدقہ کاپی نہ ہونے کی صورت میں درخواست مسترد بھی ہو سکتی ہے. پارٹی رہنماؤں کا بانی چیئرمین سے بھی مشاورت کا امکان ہے. سفیر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے جانیں گے. سفیر اللہ، کیا صرف یہی ریزن ہے کہ مصدقہ کاپی نہیں ملنے کی صورت میں درخواست مسترد کی جائے گی، ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اور پس پردہ حقائق ہیں؟ جی بالکل، آج ہی فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں، چونکہ کل ہی پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا اور اس میں الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت سے دی گئی تھی کہ کل تک ان کو تاریخ دے دی گئی تھی کہ اپنا فیصلہ صادر کیا جائے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں اور انتخابی نشان کے حوالے سے. تو کل رات کو ہی الیکشن کمیشن نے ان ہدایات پر عمل تو کیا، لیکن پی ٹی آئی کو نہ تو نشان اعلان کیا اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ختم قرار دیے دیے. اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کے جو سرکردہ وکلاء ہیں ان کا یہ فیصلہ آیا کہ اس فیصلے کے خلاف یہ پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں. لیکن آج ہی چونکہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا، لیکن آج ہی یہ فیصلہ پھر مؤخر اس لیے کر دیا گیا کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چونکہ مصدقہ کاپی ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے وکلاء کو نہیں ملی، تو اسی وجہ سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اگر ہم پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اور وہاں ہم رابطہ کرتے ہیں تو ہماری درخواست اس خدشے کے پیش نظر خارج کر دی جائے گی کہ چونکہ مصدقہ کاپی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ اسی خدشے کا اظہار کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور دیگر جو وکلاء ہیں اور دیگر جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جو قائدین ہیں، وہ انہوں نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ وہ بانی چیئرمین کے ساتھ ہی ملاقات کریں گے اور اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مصدقہ کاپی وصول کرنے کے بعد ہی منگل کا روز اب یہ دیا جا رہا ہے کہ عدالت سے رجوع کیا جائے گا، اور اس میں یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں وہ رجوع کر سکتے ہیں. تو بہرکیف یہ صورتحال ہے کہ چونکہ مصدقہ کاپی ابھی نہیں ملی اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کی درخواست مسترد کر دی جائے گی، تو پشاور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے. اور یہ فیصلہ اب پیر یا منگل کو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کس عدالت سے رجوع کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، پیر یا منگل کو فیصلہ کیا جائے گا کہ کس عدالت سے رجوع کیا جائے گا. بہت شکریہ نمائندہ پشاور، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سفیر اللہ، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اڈیالہ جیل سے RIC منتقل. جیل ذرائع کے مطابق پرویز الہی کو دل میں تکلیف کے باعث
راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کر دیا گیا ہے۔ پرویز الہی کو گزشتہ رات سے دل میں تکلیف کی شکایت تھی اور پرویز الہی کا جیل اسپتال میں بھی طبی معائنہ کیا گیا۔ طبیعت خرابی کے باعث چودھری پرویز الہی کو RIC منتقل کیا گیا ہے۔ پرویز الہی کو گزشتہ رات سے دل میں تکلیف تھی۔ چودھری سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری سجاد، اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اب کیسی طبیعت ہے چودھری پرویز الہی کی؟ پنجاب چودھری پرویز الہی اس وقت اڈیالہ جیل سے RIC راولپنڈی جو ہے وہ منتقل ان کو کر دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کو دل میں تکلیف کے باعث راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں منتقل کیا گیا ہے۔ جیل ذرائع کا یہ مزید یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو گزشتہ رات سے دل میں تکلیف کی شکایت تھی، جس کی وجہ سے ان کو آج راولپنڈی کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے منتقل کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کا جیل اسپتال میں بھی طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ جیل ذرائع کا مزید یہ کہنا ہے کہ طبیعت خرابی کے باعث چودھری پرویز الہی کو RIC منتقل کیا ہے۔ پرویز الہی کے سینے میں انفیکشن ہوا، جس کی وجہ سے ان کو جیل ادھر ہاسپٹل میں منتقل کیا اور اس کے ابھی اس وقت CT اسکین کرائے گئے ہیں اور جو مزید باقی جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی ان کے کرائے جا رہے ہیں۔ مزید کوئی تفصیلات آتی ہیں تو ہم آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ جی اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ انہیں پہلے بھی یہ تکلیف تھی اور وہ بیمار تھے، تو جو ان کا معائنہ کیا گیا جیل کے اندر، وہ اس حوالے سے بتائیے گا جیل ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ جی بالکل، چودھری پرویز الہی جو ہیں کافی عرصے سے کارڈک پیشنٹ ہیں، تو ابھی تک جو اندر کی جیل کی جو انہوں نے معائنہ کیا ہے اس کی ابھی تک کوئی تفصیلات جو ہے وہ جیل حکام نے ابھی تک میڈیا کو جو شیئر نہیں کی۔ ابھی تک فوراً ان کو جلدی سے جلد جو ہے وہ فی الحال راولپنڈی کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ منتقل کیا ہے۔ ابھی وہاں سے ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد اڈیالہ جیل سے جو ان کی اپنی جو انہوں نے معائنہ کیا اس کی کوئی تفصیلات اگر سامنے آتی ہیں تو پھر ہم چودھری سجاد، وہ بہت دیرینہ ایک ان کا مسئلہ تھا، یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور بہت ٹائم سے ان کا علاج بھی چل رہا تھا، تو انہوں نے کوئی اپنے پرائیویٹ معالج کو بلانے کا مطالبہ کیا یا پھر کوئی فیملی ممبر کوئی ان تک پہنچ پایا ابھی تک؟ ابھی فیملی ممبر تو ان کا کوئی نہیں پہنچا۔ بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کارڈک پیشنٹ ہے اور کافی عرصہ دراز سے وہ کارڈک پیشنٹ ہیں، تو ابھی تک جو ہے ان کی فیملی کا ایک بندہ ابھی تک کوئی فیملی کا بندہ نہیں پہنچ سکا۔ چودھری سجاد، آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے، ابھی کے لیے بہت شکریہ۔ بانی PTI نے توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ اہم خبر ہے، سپریم کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے اور اپیل میں موقف اپنایا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے صرف سزا معطل کی، پورا فیصلہ نہیں۔ ہائی کورٹ فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا۔ الیکشن کمیشن نے بانی PTI کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ انتخابات قریب ہیں۔ بانی PTI ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ معطل کرے تاکہ انتخابات میں حصہ لیا جا سکے۔ اہم خبر یہ اپیل سامنے آئی جس میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے، پورا فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بانی PTI کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ انتخابات قریب ہیں۔ بانی PTI ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ غلام مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ غلام مرتضی، یہ اب اپیل دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح سے بانی PTI کو نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ میں اب ان سے استدعا کر دی گئی ہے سپریم کورٹ سے، کیا اس کی تفصیلات ہیں اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ ریلیف بھی مل سکتا ہے کوئی؟ جی ٹھیک ہے غلام مرتضی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک، آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے۔ ابھی اپنے ناظرین کو یہ خبر بتا دیں کہ سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ معطل کرے، انتخابات میں حصہ لینے دیں، یہ اپیل اب دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ کہ مختلف GHQs یا آرمی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ محفوظ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ معصوم ہے۔ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے ایسی معصومیت، ہماری سمجھ سے تو باہر ہے ایسا سرٹیفکیٹ جو ایک ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے، جو کہ پاکستان کی فورن پالیسی کو بربادی کر رہا ہے، اس کو دیا جاتا ہے۔
जो पाकिस्तान की मईशत की तबाह बर्बादी कर देता है, जो पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम से रोटी का नवाला छीन लेता है, मुल्क में महंगाई कर देता है, बिजली महंगी कर देता है, वो 1 लाख वो नौकरी 1 करोड़ नौकरियां और वो 50 लाख घर का कौम को धोखा देके, चकमा देके और इस मासूम से इसको तो घड़ी दे देनी चाहिए इंतखाबी निशान, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि घड़ी चोर को इंतखाबी निशान भी घड़ी दिया गया है, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि उनका जो ये मासूम था, जो सादिक और अमीन था, ये तोशा खाना से एस्ट्रे से लेके घड़ियों तक हर चीज की चोरी में मुलव्वस पाया गया है, झूठे बयाने हल्फी देता रहा है, ये मासूम है। तो हम यही समझते हैं कि पहले इस मासूम के लिए किस तरीके से 2018 का इलेक्शन मैनेज किया गया, किस तरीके से मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को जेलों में डाला गया, किस तरीके से 18 से लेके 22 तक नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की जो फ्रंट रोज हैं, तरीके से मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को जेलों में डाला गया, किस तरीके से 18 से लेके 22 तक नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की जो फ्रंट रोज हैं, अपोजिशन बेंचेस की, वो खाली कर दी गई और जेलों से भर दी गई। और ये शख्स मासूम है जिसने इंतकामी कार्रवाइयों की पीक तक लेके गया पाकिस्तान की सियासत को, हमारी 2 नस्लें तबाह कर दी, नौजवानों के ज़हनों में माँ बाप की एहतराम और इज़्ज़त को ख़त्म करके, बड़ों का एहतराम और इज़्ज़त को ख़त्म करके वायलेंस को प्रमोट किया। ये मासूम है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मासूम जो है, ये पाकिस्तान के ऊपर वज़न है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो हम तो रहे ऐसे मासूम से, और इंशाल्लाह ताला हम तवक्को करते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम इस मासूम की जो बाकियात हैं, उसका जो ताबूत है, उसके बीच में आखिरी कील ठोकेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत ये बताइएगा कि कल से जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी कायदीन हैं, वो इस मासूम के एक लफ्ज़ को लेके जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ से लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये फैसला पसंद नहीं आया। क्या मुस्लिम लीग नून बतौर जमात निशान भी घड़ी दे देना चाहिए? आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का निशान न मिलने से पीटीआई को सूबाई असम्बलियों समेत ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में ख़वातीन और अक़लियतों की 227 मखसूस नशिस्तों पर भी नुकसान होगा। बल्ले का निशान छिन जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर अदलिया से पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलता तो जनरल नशिस्तों के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी पीटीआई को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा और सेनेट इंतखाब में उन्हें इस इलेक्शन की बुनियाद पर कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों और एक इंतखाबी निशान पर लड़ने वाली जमात को अलॉट की जाती हैं। कौमी असम्बली की 267 जनरल नशिस्तें हैं। पंजाब की 141, सिंध की 61, खैबर पख्तूनख्वा की 45, बलोचिस्तान की 16 और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं। इसी कोटे और आइन के आर्टिकल 106 के मुताबिक सूबाई असम्बली की जनरल 593 नशिस्तों में से पंजाब की 297, सिंध की 130, खैबर पख्तूनख्वा की 115 और बलोचिस्तान की 51 नशिस्तें आइन में तय हैं और इसके मुताबिक हल्का बंदी हुई है। बल्ले का निशान न मिलने से पीटीआई को खवातीन और अक़लियतों की 227 मखसूस नशिस्तों पर भी नुकसान होगा। इसी पे बात करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख़बर ये है कि साइफर केस में गवाहों की शहादतें कलमबंद। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल भी जारी है। साइफर केस के अहम गवाहों में आफ्ताब अहमद खान, सेक्रेटरी वजारत दाखिला, अपना बयान कलमबंद करवा रहे हैं। तफसीलात गुलाम मुर्तज़ा से जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, वजारत दाखिला का बयान भी कलमबंद हो चुका है और साइफर केस में गवाहों की शहादतें भी कलमबंद हो चुकी हैं, इसकी तफसीलात बताइएगा। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है और जज जो है अबुल हसनात जुल्करनैन इस केस की समाअत कर रहे हैं। साइफर केस में अहम गवाहान ने आज अपने बयानात कलमबंद करवाए हैं, जिनमें आजम खान है, असद मजीद है और इनके साथ साथ जो है वो
آفتاب احمد خان ہیں سیکرٹری وزارت داخلہ، اور ان کے ساتھ عوید ارشاد ہیں جو کہ مجسٹریٹ تھے اس وقت، ان کا بھی بیان قلم بند کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹ روم ہے اس میں بھی جو عمران خان اور ان کی شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ جو ہے اور ان کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت موجود ہے۔ میڈیا کو بھی آج الاؤ کیا گیا تھا۔ آج سائفر کیس کے اہم گواہوں میں نعمان، سائفر اسسٹنٹ، سائفر آپریشن اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروا چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شہادتیں آج نپٹائی جا رہی ہیں، اور جو کورٹ روم ہے اس میں آج بتایا جا رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں اس وقت وہاں پہ اس میں موجود ہیں، ان کو اجازت دی گئی تھی آج ٹرائل سننے کے لیے، تو گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں اور سماعت ابھی جاری ہے۔ جی سماعت ابھی جاری ہے، گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ غلام مرتضیٰ، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا آئین توڑا گیا، آئین توڑنے والے کو معصوم کہا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کھانے والا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معصوم آدمی نے کاغذ لہرا کر ملک کی سلامتی کو داؤں پر لگایا۔ لاڈلا سپریم کورٹ جاتا ہے تو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے۔ تم جناح ہاؤس جلا دو اور معصوم ہو۔ اربوں کی ممنوعہ فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کو دھمکائے، یہ معصوم ہے۔ جس شخص نے آئین کی خلاف ورزی کرائی اسے معصوم کہا جا رہا ہے۔ ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، عوام کو بے روزگار کرنے والا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ مانسیرا کی سیاست میں ایک اور بھونچال۔ جے یو آئی کے مفتی کفایت اللہ نے این اے مانسیرا سے نواز شریف کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ نواز شریف کی کاغذات نامزدگی ممتاز قانوندان بیرسٹر جہانگیر جدون نے جمع کرائے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ کا کہنا ہے کہ وہ بڑے مارجن سے نواز شریف کو شکست دیں گے۔ اس بارے میں تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے شہزاد سے۔ مانسیرا کی سیاست پر ہم بات کر رہے ہیں، جہاں مفتی کفایت اللہ نے نواز شریف کے اگینسٹ کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں، اور اب یہاں سے جے یو آئی اور نون لیگ آمنے سامنے آ چکی ہے۔ مانسیرا این اے 15 کی بات کریں ہم، اسی حلقے سے بیرسٹر جہانگیر جدون نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ نے کہا کہ میری پارٹی نے ایک امیر ترین امیدوار کو اتارا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی امیدوار ہیں اور پارٹی نے مجھے بھی ان کے خلاف اتار دیا ہے۔ اگر ہمارا مقابلہ ہوا تو یہ ایک ریکارڈ ہوگا کہ پاکستان کا ایک سیاستدان جو انتہائی غریب ترین ہے وہ ایک امیر ترین سیاستدان کا مقابلہ کرے۔ یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے سیاست کے اندر پیسہ نہیں کمایا۔ میں آج بھی اپنے ذاتی مکان میرا نہیں ہے، میں ایک دوست کے مکان میں رہتا ہوں اور میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے۔ مجھ سے روز پوچھنے لگے کہ آپ کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے، تو الحمدللہ یہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، جو گفتگو وہ فرما رہے تھے کہ ایک امیر شخص کا مقابلہ ہوگا ایک غریب شخص کے ساتھ۔ تو مانسیرا میں اس وقت بھونچال ہے مانسیرا کی سیاست پر، اس پر ہم بات بھی کریں گے ڈیٹیل، لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کراچی سے قومی اسمبلی کی حلقہ 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ این اے 242 سے پارٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال ہمارے امیدوار ہیں۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں۔ شہباز شریف کراچی کے حلقہ این اے 242 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں شہباز شریف اس حلقے سے دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے اس وقت امیدوار فیصل واڈا صرف 723 ووٹوں کی سبقت سے نشست جیتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما سینیٹر اعظم خان سواتی نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سینیٹر اعظم خان سواتی کی ایک ویڈیو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پیج پر جاری کی گئی ہے، جس میں اعظم سواتی نے مانسیرا سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 15 مانسیرا سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ نواز شریف نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ 15 اس پر اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں۔ یہ وہ نواز شریف ہے جس نے میرے ملک کو لوٹا، یہ وہ نواز شریف ہے جس نے صرف اپنی اولاد کے لیے میرے ملک کے بچوں اور بچیوں کو مستقبل تباہ کیا۔ آج آئیں، انتقام کا دن ہے۔
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ के मुकाबले में आज कम तादाद में उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरों के दफातर में नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात पेशावर से उमैर यासर से जानते हैं। जी, ये कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हलकों में जनरल नशिस्तों के लिए और मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 115 जनरल नशिस्तें हैं, जबकि 30 जो है वो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा हो रहे हैं। इसके साथ साथ चूँकि गुज़श्ता रोज़ दो रोज़ की कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी गई थी, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने तो गुज़श्ता रोज़ ही कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इसलिए आज जो मज़ीद जो है कुछ गहमा गहमी कुछ कम नज़र आ रही है, खुसूसन जो इलेक्शन कमीशन के दफातर में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, उनमें अभी तक कुछ कमी आई है। गुज़श्ता 2 रोज़ के मुकाबले में अब गहमा गहमी तकरीबन ना होने के बराबर है। अब तक जो अदाद शुमार इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 54 ख़वातीन ने कागजात जमा कराए हैं, जबकि सूबाई असम्बली की में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 155 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुकी हैं। जबकि अगर हम अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की बात करें तो अब तक 50 से ज़ायद जो अक़लियती उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है। कागजात नामजदगी जमा करवाने के चौथे रोज़ लेकिन सिर्फ एक उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी साकिब। जी बिल्कुल, 2024 का पहला मरहला कागजात नामजदगी का सिलसिला मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जारी है। DRO ऑफिस के बाहर जो है वहाँ पे मुख्तलिफ उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी यहाँ पे वसूल भी कर रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं। मजमूई तौर पर अब तक 110 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी यहाँ से वसूल भी किए और जमा भी करवाए। जैसे कि आपको बता चलूँ कि NA 46 से अब तक तकरीबन 33 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए और इसके अलावा NA 47 से 47 और NA 48 से जो है वो 36 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जैसे कि आज कागजात नामजदगी का चौथा रोज़ है, चूँकि गुज़श्ता दिनों काफ़ी रश था, काफ़ी गहमा गहमी थी उम्मीदवारों की जानिब से जो है जो मुख्तलिफ कारकुनान अपने उम्मीदवार के साथ यहाँ पे कागजात नामजदगी जो है जमा करवा रहे थे। लेकिन आज चौथा रोज़ है, लेकिन आज जैसे कि कोई रश नज़र नहीं आ रहा, किसी उम्मीदवार की जानिब से यहाँ पे मौजूदगी नज़र नहीं आ रही, इसके साथ साथ कोई कारकुन भी नज़र नहीं आ रहा। आधा दिन गुजर चुका है, उसके बावजूद अब तक कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। 4:30 बजे तक ये कागजात नामजदगी का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। 8:30 बजे शुरू हुआ था, हो सकता है इम्कान है कि कुछ देर बाद कुछ उम्मीदवार यहाँ पे आएंगे और अपने कागजात नामजदगी जो है यहाँ जमा करवाएंगे। जी जी। पीपल्स पार्टी ने साइफर को ड्रामा करार दे दिया। शर्जील मेमन की बानी PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आवाम के जज्बात को गलत तरीके से उभारा गया। केस का फैसला पब्लिक हो चुका है, इस पर अवाम अब राय दे सकते हैं। शर्जील मेमन की जानिब से गुफ्तगू की कि उन्होंने बानी PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी की। साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अवाम की जज्बात को गलत तरीके से उभारा गया। शर्जील मेमन ने यह गुफ्तगू की। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक।
रावलपिंडी से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। ज़िला रावलपिंडी से कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के 378 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। तफसीलात चौधरी सज्जाद से। जी बिल्कुल, आबाद की अगर बात की जाए तो कागजात नामजदगी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। 2 दिन की एक्सटेंशन के बाद आज चौथा रोज़ है। जिन लोगों ने कागजात नामजदगी नहीं जमा कराए थे वो आज BRO ऑफिस आकर अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। अहम रहनुमा ने कल, क्योंकि 3 दिन का इलेक्शन कमीशन की तरफ से टाइम दिया गया था, 3 दिन में अहम रहनुमा थे, जिस तरह पीपल पार्टी के लोग थे, PTI के लोग थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, और जिस तरह शेख रशीद हैं NH56 के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, और इसी तरह हनीफ बासी जो हैं उन्होंने भी NH56 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराया नहीं। और इस तरह नासिर भट्ट जो है वो NH57 के लिए, और PP की अगर बात करें तो उनमें भी चौधरी अदनान भी है, वो उन्होंने अपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे। इसके बाद कल आखिरी दिन है और उसके बाद जो है वो स्कूटनी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद इलेक्शन की तैयारियां जो है वो भरपूर तरीके से लोग अपनी कार्निंग मीटिंग और उसके साथ साथ जलसा जुलूस जो है वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर ना रैलियां की इजाज़त होगी और फायरिंग की इजाज़त भी नहीं होगी। किसी भी किस्म की कोई हंगामा राय जो है वो इलेक्शन जो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके साथ साथ अगर हम आपको ये भी बताएं तो पिंडी में एक बहुत अहम कांटेदार मुकाबला जो है शेख रशीद और हनीफ बासी और इस तरह नासिर भट्ट के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को नजर आएगा, क्योंकि बहुत पुराने रहनुमा हैं और पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। जी, सियालकोट में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, सियालकोट से हमारे नुमाइंदे बताएंगे। कलीम रऊफ चिश्ती। बर की तरह जनरल इलेक्शन के सिलसिला में सियालकोट में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला चल रहा है। तमाम कायदीन, सियासी कायदीन और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक अपने वर्करों के साथ जो है वो कागजात जमा कराने के लिए आ रहे हैं। कोई ढोल की थाप पे भंगड़े डाल रहा है तो कोई वैसे आ रहा है। अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक वो कागजात जमा कराने के लिए पहुँच रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर सियालकोट से ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने NA71 और PP46 और PP47 एक कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की सीटों से अपने कागजात जमा करवाए हैं, जबकि जो उनके मद्दे मुकाबल हैं उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़, उन्होंने NA71 से और PP47 से 2 हलकों से कागजात जमा करवाए हैं। जबकि साबिक वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने NA70 से अपने कागजात जमा करवाए हैं, और उनके जो मद्दे मुकाबल हैं अरमगान सुबहानी, उन्होंने भी NA70 से कागजात जमा करवाए हैं। जबकि दीगर जो लोग हैं वो भी अपने अपने तरीक़ा के, क्योंकि आज ये कागजात नामजदगी का सिलसिला चल रहा है और कल भी ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपको सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर कचहरी चौक में और या कचहरी में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और पुलिस बिल्कुल हाई अलर्ट है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान में आम इंतखाबात के हवाले से कागजाती नामजदगी जमा करवाने का आज चौथा रोज़ है। मुल्तान में कौमी असम्बली के 2 जबकि सूबाई असम्बली के 10 हलकों में जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करा दी हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। इलेक्शन 2024 इंतखाबी अमल जारी है और अब तक 219 टोटल उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। आज चौथा रोज़ है। 3 रोज़ तक हमने देखा कि अब तक मजमूई तौर पर 219 उम्मीदवार हैं जिन्होंने मुल्तान के जो 12 MPA और 6 MNA की जो सीटें हैं उसके लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। और अभी जो आज चौथा रोज़ है और हम देख रहे हैं कि आज उतनी बड़ी तादाद में जो उम्मीदवारान हैं वो नहीं आ रहे। अभी हमने सिर्फ देखा कि अब तक जो है वो जमात इस्लामी के जो मुल्तान के अमीर हैं डॉक्टर सफदर आशमी, उन्होंने यहाँ पर जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उन्होंने जो है NA 149 के अंदर अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अवैस खान हैं, उन्होंने जो है वो PP के लिए जो है यहाँ पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराएँ। तो रुझान हमें आज थोड़ा कम दिखाई दे रहा है बानिस्बत पिछले 3 रोज़ जितना हमें दिखाई दिया कि 219 अफराद ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए। आज उस तरह से लोग नहीं आ रहे,
लेकिन अभी भी क्योंकि आज का दिन है, फिर कल भी एक और दिन है, 24 तारीख तक 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। तो हो सकता है कि कल संडे का दिन हो तो ज़्यादा रश हो। आज बहरहाल हमें जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद आज जो साबिक MNA थे मलिक आमिर डोगर वो हों, ज़ैन कुरैशी और शामिद कुरैशी के भी सुना जा रहा था कि शायद उनके भी कागजात नामजदगी जमा हो, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। तो 24 दिसंबर 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहेगा। अभी भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं और 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी से करवाने का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जी, गुजरांवाला में भी इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने का मिशन जारी है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज चौथा रोज़ है। कागजात नामजदगी कल 4:30 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा PNN हाफिज शहजाद रफीक से। जी, ऐसा ही है, इंतखाबी दंगल में उतरने का मिशन जो है वो जारी है और गुजरांवाला में मुतअद्दिद उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त अपने कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल करवा चुके हैं। इस वक्त इस इंतखाबी दंगल के बड़े खिलाड़ी अताउल्लाह तारड़ ने NA 77 और PP 35 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जब उनके भाई जो साबिक नून लीगी MP भी हैं बिलाल फरूक तारड़, उन्होंने PP 59 के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जमात इस्लामी के हमीदुद्दीन अवान ने भी NA 78 से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं। इसी तरह मरकज़ी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने भी अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवा दी है। इस वक्त भी उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी है और रिटर्निंग अफसरान के पास जो है वो कागजात नामजदगी दाखिल करवाए जा रहे हैं। NA 78 से एक और बड़ा नाम चौधरी इम्तियाज़ सफदर वड़ाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं। इसी तरह दूसरी और जमातों के भी आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल करवा रहे हैं। तो इंतखाबी दंगल के इस मिशन में कौन कामयाब होगा, कौन जो है ये मार्का सर करेगा और फतह किसका मुकद्दर बनेगी और कौन शिकस्त का मुंह देखेगा, इसका फैसला जो है वो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हो जाएगा। जी, मुल्क में आम इंतखाबात का बिगल बच गया है। कराची में सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला चौथे रोज़ भी जारी है। शहर क़ायद के 7 अजला में अब तक मजमूई तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के 650 से ज़ायद उम्मीदवार अपनी दस्तावेज़ात भी जमा करा चुके हैं। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। कराची में मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन। जी सलाहुद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, कराची में जो है असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली के जो है 47 नशिस्तों पर जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और आज चौथा रोज़ है कागजात नामजदगी जमा कराने का। अभी तक जो है 650 से ज़ायद उम्मीदवार अपने जो है कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। और इस सिलसिले में जो बात करें तो MKM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जो पार्टियां हैं उनकी जानिब से जो है उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जो है वो आ रहे हैं और जमा करा रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इंतखाबी उम्मीदवार जिन्होंने हिस्सा लेना है, कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, उनका रश भी जो है वो बढ़ता जाता है। और अभी अगर बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि कराची में NA 242 ज़िला किमाड़ी का जो हल्का है वहाँ पर MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। तो उसी हल्के में जो है शहबाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी अब से कुछ देर में जमा कराए जाने का इम्कान है। अगर बात करें तो कल ही जो है वो नज़रसानी फहरिस्त जो है इब्तदाई फहरिस्त जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी जाएगी और 25 दिसंबर से जो है कागजात नामजदगी के ऊपर उम्मीदवारों की जो जांच पड़ताल है वो शुरू हो जाएगी। और इसी तरह जो है 3 जनवरी तक जो है एतराज़ात जो है उसके ऊपर जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए या मंजूर हुए उसके खिलाफ जो है अपीलें 3 जनवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। जी, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। बानी PTI की अपील एतराज़ात आयद करके वापस कर दी गई। एतराज़ में कहा गया है कि अपील के साथ
लफ किए गए दस्तावेज़ात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने का मामला अहम खबर, और सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है। बानी PTI की अपील एतराज़ात आयद करके वापस कर दी गई है। एतराज़ में कहा गया है कि अपील के साथ लफ किए गए दस्तावेज़ात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने का ये मामला है और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है। बानी PTI की अपील एतराज़ात आयद करके वापस कर दी गई है। साइफर केस की बात करें तो गवाहों की शहादत कलमबंद। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस के अहम गवाहों में असद मजीद साबिका सेक्रेटरी खारजा और सुहेल महमूद साबिका सेक्रेटरी खारजा अपना बयान कलमबंद करा रहे हैं। सिद्दीक साजिद से तफसीलात भी जानेंगे। साइफर केस के हवाले से गवाहों की शहादतें कलमबंद। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस के अहम गवाहों में साबिक सेक्रेटरी खारजा, असद मजीद और सुहेल महमूद अपना बयान कलमबंद करवा रहे हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। सिद्दीक साजिद से रब्ता करेंगे। साइफर केस में गवाहों की शहादतें कलमबंद हो चुकी हैं। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल भी जारी है। अहम खबर है साइफर केस के हवाले से, जहां गवाहों की शहादतें कलमबंद हो चुकी हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। सिद्दीक, इस केस के हवाले से डिटेल्स शेयर कीजिएगा। 1 दर्जन से ज़्यादा जो गवाहान हैं उनके बयानात के रिकॉर्ड करने का सिलसिला जो है वो जारी है, और अब से थोड़ी देर पहले 2 अहम तरीन गवाहान ने साइफर केस में अपना बयान जो था वो खुसूसी अदालत के जज के सामने रिकॉर्ड करा दिया है। इसमें एक तो साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद शामिल हैं, जो उस वक्त में पाकिस्तान के सफीर थे, पर उन्हीं के जरिए जो था वो पाकिस्तान आया था, और दूसरे सुहेल अहमद, वो भी साबिक सेक्रेटरी खारजा है और ये उस वक्त सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज थे, और असद मजीद ने साइफर इन्हीं को जो है वो भिजवाया था वजारत खारजा में। तो इन दोनों ने जो है वो अपने बयानात जो हैं खुसूसी अदालत के जो जज हैं अमीनुल्लाह अस्ताद उसके सामने जो है वो रिकॉर्ड करा दिए हैं, और जो डेवलपमेंट्स होती रही साइफर की आमद से लेकर अब तक, वो सारी के सारे दोनों साबिक सेक्रेटरी खारजा ने जो है वो खुसूसी अदालत के जज के सामने बतौर गवाह जो है उसको रिकॉर्ड करवा दिया है। अच्छा सिद्दीक, अडियाला जेल में जब समाअत होती है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएगा, प्रोसेस क्या होता है, और सिक्योरिटी के हवाले से बताएगा कि बाहर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम होते हैं। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और बानी चेयरमैन जो है PTI के वो इसमें मरकजी मुल्ज़म है, साथ उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो कि उस वक्त वज़ीर खारजा थे, इस वजह से सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम जो है वो किए जाते हैं, और सिर्फ जो वकला हैं उनको इजाज़त होती है, या फिर जो खुसूसी अदालत के जज है जिसको इजाज़त दें वो आते हैं। प्रोसिक्यूटर की टीम होती है, और जो बानी चेयरमैन की फैमिली है उनके अफराद होते हैं, और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली जो होती है वो मौजूद होती है। किसी और को जो है वो इसमें इजाज़त नहीं होती। आज खुसूसी तौर पर जो है मीडिया के भी पास नुमाइंदों को जो है वो इजाज़त दी गई, ओपन ट्रायल जो है वो किया गया, और साथ ही साथ फिर चूँकि इसमें वज़ारत खारजा के जो साइफर असिस्टेंट थे उन्होंने भी अपना जो है बयान, नोमान उनका नाम है, उन्होंने वो भी अपना भी रिकॉर्ड जो है वो करवाया है, जो डायरी वगैरह जितने भी जैसे उनको वसूल हुआ था वो सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो उन्होंने जो आज अदालत के जज के सामने रख दिया। लेकिन अहम तरीन जो गवाही है अब से थोड़ी देर पहले वो 2 साबिक सेक्रेटरी खारजा की है, जिसमें असद मजीद और सुहेल खान जो है वो शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया आइन तोड़ा गया, आइन तोड़ने वाले को मासूम कहा जा रहा है। ज़कात का पैसा खाने वाला मासूम कैसे हो सकता है? इस मासूम आदमी ने कागज़ लहरा कर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। लाडला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो गुड टू सी यू कहा जाता है। तुम जिना हाउस जला दो और मासूम हो। अरबों की ममनुआ फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को धमकाए तो ये मासूम है। जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, अवाम को बेरोजगार करने वाला मासूम है।
बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखर। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से ताहाल मुसद्दिक़ा कॉपी नहीं मिली। पार्टी को खदशा है कि मुसद्दिक़ा कॉपी न होने की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। पार्टी रहनुमाओं का बानी चेयरमैन से भी मुशावरत का इम्कान। सफ़ीरुल्लाह से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। पीटीआई ज़राए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से ताहाल मुसद्दिक़ा कॉपी नहीं मिली, इसलिए आज दरख्वास्त दायर नहीं की जाएगी बिकॉज दरख्वास्त के मुस्तरद होने का इम्कान है। पार्टी को ये खदशा है कि मुसद्दिक़ा कॉपी साथ ना लगाने की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है, इसलिए आज दरख्वास्त दायर नहीं की जाएगी। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए हैं। अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने की हिदायत की थी। पीटीआई के वकील अली जफर ने तमाम दरख्वास्तों को खारिज करने की सदा करते हुए कहा था कि आइन में पार्टी पर छोड़ दिया गया है कि वो कैसे इंतखाबात कराए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन जबकि उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कि आम इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, फैसला ज़ातियात पर मबनी है, हमें पहले से ही इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर अदलिया से पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलता तो जनरल नशिस्तों के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी पीटीआई को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा और सेनेट इंतखाब में उन्हें इस इलेक्शन की बुनियाद पर कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों और एक इंतखाबी निशान पर लड़ने वाली जमात को अलॉट की जाती हैं। कौमी असम्बली की 267 जनरल नशिस्तें हैं। पंजाब की 141, सिंध की 61, खैबर पख्तूनख्वा की 45, बलोचिस्तान की 16 और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं। इसी कोटे और आइन के आर्टिकल 106 के मुताबिक सूबाई असम्बली की जनरल 593 नशिस्तों में से पंजाब की 297, सिंध की 130, खैबर पख्तूनख्वा की 115 और बलोचिस्तान की 51 नशिस्तें आइन में तय हैं और इसके मुताबिक हल्का बंदी हुई है। बल्ले का निशान न मिलने से पीटीआई को खवातीन और अकलियतों की 227 मखसूस नशिस्तों पर भी नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कि आम इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, फैसला ज़ातियात पर मबनी है, हमें पहले से ही इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था, सिर्फ पीटीआई का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश है। साजिश ये है कि हमसे बल्ले का निशान वापस ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई के तमाम ओहदे भी कलअदम हो गए हैं। अब पता नहीं ओहदेदार किस हैसियत से अदालत जाते हैं। अकबर एस बाबर ने कहा है कि सियासी जमातें जमहूरियत की बुनियाद पर होती हैं, जो पार्टी वर्कर को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे वो जमहूरी नहीं होती। मामला पीटीआई तक नहीं रुकेगा, दीगर जमातों तक भी जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला एक संग-मील है की हैसियत रखता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कल मुशावरत के लिए इजलास बुलाया है। पीटीआई के बानी और दीगर अरकान को इकट्ठा करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रिजवान रजी साहब मौजूद हैं। रिजवान रजी साहब, अब जिस तरह से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, अब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के लिए मजीद आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं?
उनके पास कोई प्लान बी होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये एक ट्रेजेडी होगी। पाकिस्तान के अंदर सियासी कुव्वतें जो हैं और सियासी पार्टियां जो हैं वो सियासी अमल का हिस्सा हैं और जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी सियासी पार्टी को कोई नुकसान होता है तो वो अहले पाकिस्तान का नुकसान है, आपका नुकसान है, मेरा नुकसान है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के साथ इख्तलाफ करने, जहाँ पे इत्तेफाक करने वाले हो सकते हैं वहाँ पे उससे ज्यादा इख्तलाफ करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई को जो नुकसान पहुंचेगा वो पाकिस्तान की सियासत और अल्टीमेटली जमहूरियत के लिए नुकसान होगा। ये तो पहले बात अपनी जगह के ऊपर रहनी चाहिए। अब बदकिस्मती से इस वक्त जो है उनके पास कोई प्लान बी नजर नहीं आता। पहला प्लान तो ये है जो वो जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं, जो बैरिस्टर गौहर साहब उनके वकील थे और कायम मुकाम चेयरमैन भी बनाए गए थे, वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो अदालत में इसके खिलाफ अपील लेके जाएंगे। और अगर आप वो फैसला पढ़ें जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के ऊपर किया हुआ फैसला है। 4 दफा उनको ये मौका फराहम किया गया 2020 से लेके ऑनवर्ड कि वो अपने पार्टी के इलेक्शन करवाएं, और जब चौथी दफा उन्होंने इलेक्शन करवाए तो अपनी ही पार्टी के कानून को उन्होंने वायलेट कर दिया। तो यूं हम कह सकते हैं कि प्लान बी उनके पास एक तो ये हो सकता है। दूसरा, इस वक्त सोशल मीडिया पे ये बात भी पीटीआई के अकाउंट से सर्कुलेट की जा रही है कि वो उन्होंने कोई डमी पार्टी रजिस्टर करवा के रखी हुई थी जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है, और अपनी रिजर्व सीटें बचाने के लिए, जो कि अगर आजाद सूरत में पार्टी के तमाम अरकान लड़ते हैं तो वो दस्तयाब नहीं होंगी, तो वो रिजर्व सीटें बचाने के लिए वो किसी डमी पार्टी का भी सहारा ले सकते हैं। और मुमकिन तौर पर उसका नाम क्या हो सकता है पार्टी का, डमी पार्टी का? वो जो पार्टी उन्होंने कोई राहे हक या इस तरह का कोई नाम रजिस्टर करवाया हुआ है, ये उनके अंदरूनी हलके बता रहे हैं, तो वो जो है उससे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और शेख रशीद साहब की जो अवामी मुस्लिम लीग है वो उसके जरिए भी इंतखाबी मैदान में कूद सकते हैं। दोनों सूरतों के अंदर जितना मौसर उनका अबलाग है, कम्युनिकेशन है, उन्हें ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए कि वो अपने वोटर को नई मंजिलों का रास्ता बता सके। अच्छा रिजवान अजीज साहब, ये भी तो बातें की जा रही हैं कि पीटीआई जैसे माजी में भी मिसालें मिलती हैं, आप ज़्यादा बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं कि जब पीपल्स पार्टी से निशान वापस दिया गया था, तलवार का निशान, उसके बाद उन्होंने तीर का निशान लड़ा, तो अभी क्या लग रहा है आपको कि पीटीआई को सियासी हिकमत का मुजाहरा करना चाहिए और किस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल को टैकल करना चाहिए ताकि पार्टी को बचाया जा सके? देखिए, जो मतलब ये कोई नया तो नहीं हो रहा पीटीआई के साथ, ये पहले दूसरी पार्टियों पे हो चुका है। बल्कि 2002 के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक नई पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंटेरियन भी रजिस्टर करवा ली थी, और वो अभी तक उसकी रजिस्ट्रेशन मेंटेन करते हैं। उसका जो सालाना ऑडिट अपने रिटर्न फाइल करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और जो है वो मतलब जरदारी साहब उसके चेयरमैन है आजकल ना, आसिफ अली जरदारी साहब। तो इसी तरह पीएमएलएन जो है वो भी किसी दौर में 18 सीटों तक महदूद कर दी गई थी, और उन्होंने बहरहाल कोई अल्टरनेटिव रजिस्टर नहीं करवाया, लेकिन महदूद तो हुआ। और इसी तरह पीटीआई पे भी अगर वो वक्त आया है उनके अपने अमाल के नतीजे के अंदर, तो डेफिनेटली वो इससे लर्न करेंगे। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि चेयरमैन पीटीआई ने जो है जब वो ज़मान पार्क में मुकीम थे तो हमें ज़राए के हवाले से ये खबर पता चली थी कि कुछ अपने वकला से इस हवाले से मशवरा किया है कि वो एक और पॉलिटिकल एंटिटी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। मैं आपको अपनी जाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। अच्छा, वो हुई थी या नहीं हुई थी इसके बारे में तो तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन जिन लोगों से मशवरा हुआ था, चूंकि उन्होंने मुझे ये बात शेयर की। मशवरा देने वाले भी तो जो लोग थे, आपको मालूम है किस तरह के मशवरे देते थे। हाँ, और जाहिर है कि मुशीर जो होते हैं वो भी अल्टरनेट मशवरे देते हैं, जिस तरह के उनके लीगल मुशीरान ने जब उनकी सजा। रजी साहब, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन खान साहब मशवरे भी तो वही सुनते थे जो वो सुनना चाहते थे। हाँ, वो भी है, लेकिन ये है कि
اگر آپ اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ چل رہے ہوں تو آپ کو وہ مشورہ دینا چاہیے جو ان کے مفاد میں بہتر ہو، وہ نہیں مشورہ دینا چاہیے جو وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ رضی صاحب آخری سوال، آپ کو لگتا ہے یہ ہر پارٹی، جیسے آپ نے کہا ہر پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے، ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے وہ سبق حاصل کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں ان کے ایٹیٹیوڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے پارٹی کو آپ بڑی آسانی سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک 9 مئی والے اور ایک 8 مئی والے۔ 8 مئی کو جو لوگ اس کارروائی سے اختلاف کرتے ہوئے گھروں کو چلے گئے تھے ان کے لیے آج بھی سیاست کے دروازے کھلے ہیں اور پارٹی انہی کے ذریعے ہی سیاست میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 9 مئی والوں کو بہرحال قانون کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا اور 8 مئی والوں کو موقع ملے گا کہ وہ آگے پارٹی کی جو ہے وہ رضوان صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا 8 مئی والے کون ہیں، 9 مئی والے کون ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ رضوان رضی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام تر معاملے پر ان سے ہم تجزیہ لے رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان کی گفتگو آپ کو بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک سیاسی جماعت کالعدم ہوگی تو الیکشن کمیشن نشان کیسے دے گا؟ الیکشن کمیشن کے جائز سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے۔ سپریم کورٹ کے سائفر فیصلے کا احترام کرتے ہیں، بعض گشت ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہو وہی لاڈلا ہوتا ہے۔ جب سائفر کیس پہ میں نے وہ ججمنٹ سنی تو میرے ذہن میں چند سوالات اٹھے اور وہ بڑے ضروری سوالات ہیں کہ یہ بیل آرڈر پہ جب آپ ایک ڈیپر اپریسیشن رادر آئی وڈ سے کہ یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ تو کسی صورت بھی نہیں ہے جو میری نظر میں ہے، اور میں نے یہ سمجھا کہ غالباً وہ جو آنریبل ججز کی ججمنٹ تھی اب وہ ریفلیکشن دے رہی تھی سم ہاؤ کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ پریجوڈس ہو جائے گا ٹرائل، اور یہ صرف بیل کی حد تک رہتی ہے تو پھر بھی کچھ بڑے مناسب سوالات جو ہیں وہ اسی بیل کے موقع پہ اٹھتے ہیں۔ ایز آئی ہیو گیدرڈ آؤٹ آف دیٹ ججمنٹ اس میں یہ بات تھی کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کا اطلاق سیکشن 5 اس کی سب سیکشن 3 اور اس کی کلاس بی کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، کون سا میک آؤٹ ہوتا ہے، کون سا جرم میک آؤٹ نہیں ہوتا۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ پیپلز پارٹی نے سائفر کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ شرجیل میمن کی بانی پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری۔ سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سائفر کو غلط طریقے سے استعمال کرنے پر پاکستان کو شدید نقصان ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ عوام کے جذبات کو غلط طریقے سے ابھارا گیا۔ کیس کا فیصلہ پبلک ہو چکا ہے، اس پر عوام رائے دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائفر پورا ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ اس سائفر ڈرامے کی وجہ سے، اس کو لیک کرنے کی وجہ سے، اس کو غلط طریقے سے مس یوز کرنے کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ضرور ہوا۔ یہ غلط بیانیہ دیا کہ آپ کے خلاف ایک ملک ہے، اور آپ نے جو آپ کے تعلقات اس ملک کے ساتھ تھے، جو کہ آپ کے اچھے برے تعلقات ساتھ ہم رہتے رہیں گے، آپ نے اس تعلقات کو خراب کیا۔ تو سوال یہ پتا تھا کہ اگر آپ کے تعلقات اس وقت خراب ہوئے کسی ملک کے ساتھ اور پاکستان کو کچھ مشکلات کا سامنا آج دن تک کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا آپ کے دشمن ممالک کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ڈیفینیٹلی ہوا۔ آپ نے پوری قوم کو، آپ نے ملک کی سالمیت کو، ملک کے فارن ریلیشن شپ کو کمپرومائز کیا اور پوری قوم کو غلط بیانی کی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شیخوپورہ سے الیکشن میں حصہ لیں گی۔ مریم نواز نے حلقہ پی پی 143 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ حلقہ بندی تبدیل ہونے سے قبل نون لیگ کا امیدوار 3 مرتبہ اس حلقے سے منتخب ہوا تھا۔ اس حلقے میں نون لیگ کے 5 سے زائد امیدوار الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ امیدواروں میں واصف ڈوگر، سجاد حیدر گجر، اشتیاق ڈوگر، شہباز چھینا، جان زیب خان اور دیگر شامل ہیں۔ نمائندہ پی این این آصف کمبو سے ہم ڈیٹیلز بھی جانیں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شیخوپورہ سے الیکشن میں حصہ لیں گی۔ مریم نواز نے حلقہ پی پی 143 سے کاغذات نامزدگی
हासिल कर लिए हैं। हल्का बंदी तब्दील होने से कबल नून लीग का उम्मीदवार 3 मरतबा इस हल्के से मुंतखब हुआ था। इस हल्के में नून लीग के 5 से ज़ायद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। मरीम नवाज़ ने हल्का PP 143 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। हल्का बंदी तब्दील होने से कबल नून लीग के 3 उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए हैं। आसिफ कंबो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल जानते हैं। आसिफ कंबो बताइएगा। नायब सदर जो मरियम नवाज है, उन्होंने हल्का PP 143 से जो है वो जो अपने कागजात नामजदगी है वो हासिल किए हैं। मरियम नवाज ने जो है हल्का PP 130 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो है ये फैसला किया है, ये जरा हमें बता रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि हल्का बंदी तब्दील होने से कबल नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो इसी हल्के से जो है वो 3 दफा काफी कांटेदार मुकाबले से PTI के साथ इनका मुकाबला हुआ था और बिल्कुल थोड़े मार्जिन से ये जो है इन्होंने इलेक्शन विन किया था। इसके यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि इसी हल्के से 5 जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो ख्वाहिशमंद हैं कि वो इस हल्के से इलेक्शन लड़े। इन उम्मीदवारों में वासिफ डोगर, सजाद हैदर गुजर, इश्तियाक डोगर, शहबाज शीना, जहांजेब और दीगर जो कैंडिडेट्स हैं वो उम्मीदवार हैं कि वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ें। ताहम यही अभी तक बात सामने आ चुकी है कि PP 143 से जो मरियम नवाज हैं उन्होंने अपने कागजाती जो नामजदगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ कंबो। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक से मुतालिक बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर डायरेक्टर जनरल IB को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो तहकीकात करे कि ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की और अकाउंट होल्डर कौन है। IB इस हवाले से तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट 3 हफ्ते में जमा कराए। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को बताया गया है कि खुफिया एजेंसी के पास सोशल मीडिया पर मालूमात जारी करने के सोर्स के तयन की सलाहियत भी मौजूद नहीं। DG IB आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश हों और बताएं कि शहरियों की सर्विलेंस कौन कर रहा है और क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्विलेंस को रोकने की सलाहियत मौजूद है। ये अहम खबर है जिस हवाले से आपको अपडेट करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही अडियाला जेल से RIC मुंतकिल कर दिए गए हैं। जेल ज़राए बताते हैं कि परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ के बाइस उन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। परवेज़ इलाही का जेल अस्पताल में भी तिब्बी मुआयना किया गया। तबीयत ख़राबी के बाइस चौधरी परवेज़ इलाही को RIC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है, परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ के बाइस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार सिटी AM में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का चर्चा हुआ। बरतानवी अखबार सिटी AM में सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर खुसूसी अशात सिटी AM लंदन में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला इक्तसादी अखबार है। अशात में बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के खुसूसी मौक़ों पर रोशनी डाली है। अहम खबर, बरतानवी फाइनेंशियल अखबार में पाकिस्तान की सलाहियतों का चर्चा हुआ है और सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर खुसूसी बात हुई। और अब ये खबर कि मानसेरा की सियासत में एक और बोलचाल। JUI के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने मानसेरा से नवाज शरीफ के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर जहांगीर जदून ने जमा कराए हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का कहना है कि वो बड़े मार्जिन से नवाज शरीफ को शिकस्त देंगे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद जहांगीरी से। तो आपको मानसेरा के हल्के के हवाले से बता रहे हैं, मानसेरा की सियासत में एक और बोलचाल है। JUI के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने अब से कुछ देर पहले बातचीत भी की है। उन्होंने क्या बात की है आपको सुनवाते हैं। मुझसे रोज़ पूछने लगे कि आपके नाम पर कोई चीज़ नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बोझ हमारे ऊपर नहीं। नवाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार हैं और पार्टी ने मुझे भी उनके खिलाफ उतार दिया है। अगर हमारा मुकाबला हुआ तो ये एक रिकॉर्ड होगा कि पाकिस्तान का एक सियासतदान जो इंतहाई गरीब तरीन है वो एक अमीर तरीन सियासतदान का मुकाबला करेगा। ये फख्र हासिल है कि हमने सियासत के अंदर पैसा नहीं कमाया। मैं आज भी अपने ज़ाती
मकान मेरा नहीं है, मैं एक दोस्त के मकान में रहता हूँ और मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। मुझसे रोज़ पूछने लगे कि आपके नाम पर कोई चीज़ नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बोझ हमारे ऊपर नहीं है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी, और उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि एक अमीर का मुकाबला एक गरीब शख्स से होगा। जब मुझसे पूछा गया कि आपके नाम क्या जायदादें हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बोझ मेरे ऊपर नहीं है। और ये PDM की इत्तेहादी जमातों में से जमात है JUI से ताल्लुक़ है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का, और अब वो नवाज़ शरीफ के अपोजिट इलेक्शन लड़ेंगे मानसेरा से, और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो नवाज़ शरीफ को बड़े मार्जिन से हराएंगे। NA 15 से कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करा दिए हैं। इसी हल्के से बैरिस्टर जहांगीर जदून ने नवाज़ शरीफ के कागजात नामजदगी भी जमा करवाए हैं, और अब नवाज़ शरीफ के अपोजिट होंगे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने एक अमीर तरीन उम्मीदवार के मुकाबले में मुझे उतारा है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने गुफ्तगू भी किया। उन्होंने कहा कि मैं गरीब शख्स हूँ, लेकिन नवाज़ शरीफ को बड़े मार्जिन से शिकस्त दूंगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुफ्ती साहब, अभी आप की जो गुफ्तगू थी कि मेरा मुकाबला एक अमीर शख्स से है, एक अमीर का मुकाबला गरीब शख्स से है, वो हमने अपने नाज़रीन को भी सुनवाई। तो ऐसा क्या हुआ, PDM की जमातें थी, इत्तेहादी जमात थी JUI, ऐसा क्या हुआ कि अब नवाज शरीफ के अगेंस्ट आपको खड़ा करिए आपकी पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PDM की जमातों में इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं था ना, और नहीं है। तो इनके दरमियान इमरान के खान के खिलाफ एक इत्तेहाद था, और वो तो मुकम्मल हो गया है। अब हर एक जमात अपने झंडे और एजेंडे के साथ उतरेगी अवाम में। तो जाहिर है हमारी अलग शनाख्त है, उनकी अलग शनाख्त है। तो ये बात मालूम हुई है कि NA 15 मानसेरा 2, जहाँ से मैंने 2018 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 55-56 हज़ार वोट लिए थे, उससे मियाँ साहब आ रहे हैं। तो मुझे भी जमात ने टिकट दिया है। तो मैंने जब कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, तो उस वक्त मैंने एक बात की वजाहत की थी कि हम सियासत को इबादत समझते हैं और इसको पैसा कमाने का जरिए नहीं बनाते। तो इसलिए मैं गुर्बत में सियासत कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ मेंशन किया था कि मेरे पास ज़ाती मकान भी नहीं है, ना अपनी गाड़ी है। मैं दोस्तों की गाड़ियों में और दोस्तों के मकान में रहता हूँ। तो इस लिहाज से तो मैं पाकिस्तान का गालिबन या कम अज कम इस हल्के का गरीब तरीन सियासतदान हूँ, और ज़ाहिर जिससे मुकाबले वो अमीर तरीन है। तो लोग किसको पसंद करेंगे? लोगों के पास चांस होगा कि वो गुर्बत की सियासत को पसंद करते हैं या पैसों को बुनियाद बनाकर जो लोग सियासत करते हैं। तो इसका तो मैंने ऐलान किया है और मैंने कागज भी दाखिल किए हैं। तो अगर हमारा साहब, आपने बताया 2018 में आपको बड़े हज़ारों वोट मिले, तो अब 2018 का सिनेरियो तो नहीं है, अब 2024 में बिल्कुल चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या आपका मंशूर होगा पार्टी का, और मानसेरा के आवाम का दिल किस तरह से जीतेंगे आप? देखें, मेरी शनाख्त तो, मेरी पार्टी की शनाख्त तो मालूम है ना। हम ईमानदारी से पहचाने जाते हैं, हम दयानतदारी से पहचाने जाते हैं, हम पर चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कौम के माल का जेब में डालने का ये बोझ हम पे नहीं है। और फिर आपको पता है कि हम हक बात करते हैं, उसके लिए हम पाबंद सलासल भी होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं ना, तो अलग अलग मौक़िफ़ तो मौजूद है ना। वो लोग समझते हैं, आपसे मुझसे ज़्यादा समझते हैं कि कौन कंप्रोमाइज्ड है, कौन अनकम्प्रोमाइज्ड है, कौन लाडला है, कौन लाडला नहीं है। ये सारी बातें लोग समझते हैं ना। जब ये समझते हैं तो लोगों को खुला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना इंतखाब दुरुस्त तरीके से कर लें। उनका तर्ज सियासत भी लोगों को मालूम है, और हमारी जो तर्ज। लेकिन मुफ्ती साहब सालों बाद नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, ये आप लोग ही लाडला कह रहे हैं उनको। तो जब लाडला भी कह रहे हैं तो आप पुरुमीद हैं कि लाडलापन नहीं दिखाया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से मैं हराऊंगा। तो सारे लोगों में गम गुस्सा तो पाया जाता है ना। लोग किसके खिलाफ? लोग तो मुख्तलिफ हालात से गुजरे हैं ना। तो आप लोगों में गम गुस्सा तो पाया जाता है। तो हो सकता है वो मेरी मोहब्बत के अंदर भी वोट दें, लेकिन ज्यादा वोट तो हमें इससे मिलेंगे कि हम एक सिंपल होंगे
اس غیظ و غفرت کو جمع کرنے اور حاصل کرنے میں. لیکن مفتی صاحب ایک وہ بھی حلقہ ہے جو نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی جو مسائل ملک کے حل کیے تھے وہ ایک دفعہ دوبارہ کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا, بڑا چیلنجنگ ہو جائے گا اس حلقے سے جیتنا اور تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو؟ میں ان تمام باتوں پہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا, اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے مقابلے میں مسلم لیگ کا عام امیدوار ہوگا تو میرے لیے کمپین چلانا نسبتاً مشکل ہو جائے گا, اور اگر میاں صاحب ہوں گے تو میرے لیے کمپین چلانا آسان ہو جائے گا. اچھا, بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب, یعنی نواز شریف کے اگینسٹ کیمپین چلانا بہت آسان ہے آپ کے لیے. تو میرا سمجھو نا اشارہ کے نام میں کیا بتا رہا ہوں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. بہت بہت شکریہ. مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وی وش یو گڈ لک اور ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. مفتی کفایت اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کا کوئی عام امیدوار ہوتا تو اس کے خلاف کیمپین چلانا میرے لیے مشکل ہوتا, لیکن چونکہ میرے اگینسٹ نواز شریف ہے تو یہ میرے لیے کیمپین چلانا قدر آسان بات ہوگی, اور وہ اشاروں میں یہ ہمیں بات بتا کر گئے ہیں. اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے, مزید بھی کچھ خبریں شامل کریں گے. فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر کار بم دھماکے سمیت 50 افراد کا قاتل ساتھی سمیت مقابلے میں مارا گیا ہے. سی ٹی ڈی کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی چنیوٹ کے علاقے میں کی گئی ہے. آپریشن کے دوران دہشت گرد نے مزاحمت کی جس پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. غضنفر ندیم کے ساتھ مارے جانے والے دہشت گرد کی شناخت کی کوشش جاری ہے. دہشت گرد کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے. غضنفر ندیم 2011 سے مفرور تھا اور مختلف ادارے کی اس کی تلاش میں جاری رکھے ہوئے تھے اپنی کوشش کو. دہشت گرد نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خودکش حملے سمیت ٹارگٹ کلنگ میں بھی کی تھی. حکام کے مطابق کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے سے گولہ بارود جدید اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا ہے. آسٹریلیا میں فٹنس مسائل سے دوچار پاکستانی ٹیم کو ایک اور جھٹکا. خرم شہزاد کے بعد اسپنر نعمان علی بھی ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں, اور وجوہات کچھ یوں بتائی گئی ہیں کہ نعمان علی نے گزشتہ روز اچانک پیٹ میں شدید درد کی شکایت کی تھی, جس کے نتیجے میں ان کے ایمرجنسی میں معائنہ اور اسکین کیے گئے جس میں اپینڈکس کی تشخیص ہوئی ہے. سرجن کے مشورے پر ان کی لیپروسکوپک اپینڈو ایکٹیویٹی کی گئی ہے. سرجری کے بعد وہ بہتر ہیں. آج شام انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا. محمد نواز کو آسٹریلیا بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محمد نواز کو نعمان علی کے متبادل کے طور پر آسٹریلیا بھجوایا جا رہا ہے. نعمان علی اپینڈکس کی تکلیف کے باعث ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں. سلیکشن کمیٹی نے ٹیم مینجمنٹ کی درخواست پر محمد نواز کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے. محمد نواز پہلی دستیاب فلائٹ سے آسٹریلیا روانہ ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ محمد نواز کو آسٹریلیا بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. محمد نواز کو نعمان علی کے متبادل کے طور پر آسٹریلیا بھجوایا جا رہا ہے. نعمان علی اپینڈکس کی تکلیف کے باعث ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو چکے ہیں. سلیکشن کمیٹی نے ٹیم مینجمنٹ کی درخواست پر محمد نواز کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے. محمد نواز پہلی دستیاب فلائٹ سے آسٹریلیا روانہ ہو جائیں گے اور ٹیم کے لیے اویلیبل ہوں گے. محمد نواز آسٹریلیا کے لیے آج پہلی دستیاب فلائٹ سے روانہ ہو جائیں گے. محمد نواز کو آسٹریلیا بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے. ایم بی بی ایس داخلہ ٹیسٹ نتائج کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نومبر 2022 کا ایم ڈی کیٹ رزلٹ 2 سال کے لیے موزوں قرار دے دیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ نومبر 2022 کا ایم ڈی کیٹ رزلٹ نومبر 2024 تک موزوں ہے. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ جاری کر دیا ہے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پٹیشنز لائبر رؤف نے نومبر 2022 میں ایم ڈی کیٹ پاس کیا. جب ایم ڈی کیٹ پٹیشنرز نے پاس کیا اس وقت قانون کے مطابق رزلٹ 2 سال کے لیے موزوں تھا. پٹیشنر نے پی ایم ڈی سی کے 14 جولائی 2023 کے پبلک نوٹس کو چیلنج کیا. پی ایم ڈی سی نے نوٹس میں کہا تھا کہ 2022 کے پاس کردہ ایم ڈی کیٹ پر 2023 میں داخلہ نہیں ملے گا. موسم کی بات کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک ہے. لاہور کے بیشتر علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش ہوئی ہے جس سے سردی کی شدت میں معمولی اضافہ ہوا ہے. لاہور میں ہلکی بارش سے مطلع صاف ہو گیا ہے اور دھند کے باعث بادل چھٹ گئے ہیں اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی بہتری آ گئی ہے. برطانوی جہاز پر بھارت سے 200 ناٹیکل میل کے فاصلے پر ڈرون حملہ ہوا.
UK میری ٹائم اتھارٹی نے حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈرون حملے سے برطانوی جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے سے کسی بھی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ڈرون حملہ یمن کے حوثیوں کے خلاف امریکی میری ٹائم فورس بنانے کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ جہاز پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ UK میری ٹائم کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ابھی شامل کریں گے ایک بریک۔ اہم خبر، پشاور میں سابق MNA نور عالم خان JUI میں شامل ہو گئے ہیں۔ JUI کے وفد نے نور عالم خان سے ملاقات میں شمولیت کی دعوت دی۔ نور عالم خان نے دعوت قبول کرتے ہوئے JUI میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے پشاور سے، جہاں سابق MNA نور عالم خان JUI میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے شمولیت کی دعوت دی تھی JUI کے وفد نے نور عالم خان سے ملاقات کے دوران، اور اب یہ خبر کہ JUI میں شمولیت کا باقاعدہ طور پر اعلان۔ عمیر یاسر بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عمیر یاسر، بتائیے گا۔ جی، آج جو سابق رکن قومی اسمبلی ہیں نور عالم خان، انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ان سے جو جمعیت علماء اسلام کا ایک وفد نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے نور عالم خان کو دعوت دی ہے کہ وہ JUI میں شمولیت اختیار کرے، اور جس دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ آج شام کو باقاعدہ پریس کانفرنس ہوگی، جس میں نور عالم خان اور جمعیت علماء اسلام کے صوبائی صدر مولانا عطاء الرحمان موجود ہوں گے، اور باقاعدہ طور پہ نور عالم خان JUI میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ نور عالم خان اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور اس کے بعد تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ عمیر یاسر، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نور عالم خان اس وقت جب یہ تحریک چل رہی تھی، یہ تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ چل رہا تھا، اس وقت انہوں نے جب PDM کی اتحادی جماعتوں کا ساتھ دیا، تب ان سے جو وعدے کیے گئے تھے، یہ ان وعدوں کے مطابق شامل ہوئے، اور کیا انہیں پارٹی ٹکٹ بھی دیا جائے گا؟ جب تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں جو انہوں نے PDM کا اتحاد کا ساتھ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں انہیں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، اور زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، اور کچھ ان دنوں میں کچھ ان کی ملاقاتیں بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اب حتمی طور پہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ بتائی جا رہی ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین سابق صدر آصف زرداری 2 سے 3 مرتبہ پشاور کا دورہ کر چکے ہیں۔ مختلف سیاسی اپنی جماعت کے رہنماؤں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن نور عالم خان کو اس معاملے میں نظر انداز بہت کیا بہت گیا ہے۔ شکریہ عمیر یاسر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اہم خبر، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ دفتر نے بانی PTI کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا ہے۔ بانی PTI کی اپیل اعتراضات عائد کر کے واپس کر دی گئی ہے۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ اپیل کے ساتھ لفظ کیے گئے دستاویزات نامکمل ہیں۔ تمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ اپیل 6 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے۔ اہم خبر ہے، سپریم کورٹ دفتر نے بانی PTI کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا ہے۔ شبیہ نقوی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ شبیہ، اعتراضات عائد کر دیے گئے ہیں، کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے جو دفتر نے جو ہے بانی تحریک انصاف کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیے ہیں، اور اپیل پر اعتراض عائد کر کے واپس کر دی گئی ہے۔ اور اعتراض جو کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ اپیل کے ساتھ جو ہے لفظ کیے گئے دستاویزات جو ہیں وہ نہ مکمل ہیں، جبکہ تمام جو متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ اپیل 6 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے۔ یعنی وہ 6 جنوری کو جو تحریک انصاف کی جانب سے تمام اعتراضات دور کرنے کے بعد، جتنے بھی ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد 6 جنوری کی تاریخ بتائی گئی تک جو ہے یہ اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیہ نقوی۔ سائفر کیس میں گواہوں کی شہادت قلم بند، اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل جاری ہے۔ سائفر کیس کے اہم گواہوں میں سابق سیکرٹری خارجہ بند، اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل جاری ہے۔ راولپنڈی سے خبر، جہاں سائفر کیس کی سماعت ابوالحسنات ذوالقرنین کر رہی ہیں، اور اہم گواہوں میں سابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سہیل محمود کا بیان بھی قلم بند کروا رہے ہیں۔ سائفر کیس میں گواہوں کی شہادتیں قلم بند ہو چکی ہیں۔ PTI کا الیکشن اہم خبر ہے، بانی PTI کا جیل ٹرائل ہے یہ
अहम गवाहों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल से ख़बर ये है कि इस वक्त साइफर केस में गवाहों की शहादतें भी कलमबंद हो चुकी हैं। उधर बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला, पीटीआई का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अदालत से रिजू करने का फैसला मौखर कर दिया गया है। ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन से ताहाल मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। पार्टी को खदशा है कि मुसद्दिका कॉपी न होने की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। पार्टी रहनुमाओं का बानी चेयरमैन से भी मुशावरत का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन से ताहाल मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। पीटीआई ज़राए ये बता रहे हैं पार्टी को खदशा है कि मुसद्दिका कॉपी न होने की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है केस कब और कहाँ दायर करेंगे। हामिद खान, बैरिस्टर ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर की मुशावरत इस पर की जा रही है। पार्टी रहनुमाओं की बानी चेयरमैन से भी मुशावरत का इम्कान है। पेशावर से खबर है पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रिजू का फैसला मुअख्खर कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है इलेक्शन कमीशन से ताहाल मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। पीटीआई ज़राए ये बता रहे हैं पार्टी को खदशा है कि मुसद्दिका कॉपी ना होने की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। ज़राए की जानिब से ये खबर सामने आई है। केस कब और कहाँ दायर करेंगे इस पर भी मुशावरत जारी और कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई से भी मुशावरत इस पर की जाएगी। पार्टी रहनुमाओं की बानी चेयरमैन से भी मुशावरत का इम्कान जाहिर किया गया है। पार्टी पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रिजू का फैसला मौखर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि आइन तोड़ा गया है। आइन तोड़ने वाले को मासूम कहा जा रहा है। ज़कात का पैसा खाने वाला मासूम कैसे हो सकता है? इस मासूम आदमी ने कागज़ लहरा कर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। सुप्रीम कोर्ट जब लाडला जाता है तो उसे कहा जाता है गुड टू सी यू। तुम जिना हाउस जला दो और फिर भी मासूम हो। अरबों की ममनुआ फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को धमकाया जाए और फिर भी मासूम है। जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, आवाम को बेरोजगार करने वाला भी मासूम है। एमक्यूएम ने कराची से कौमी असम्बली के हल्का 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना है कि NA 242 से पार्टी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ इस हल्के से दूसरे नंबर पर रहे थे। पीटीआई के इस वक्त उम्मीदवार फैसल वाडा सिर्फ 723 वोटों की सबकत से नशिस्त जीते थे। अहम खबर है पीटीआई के इस वक्त के उम्मीदवार फैसल वाडा सिर्फ 723 वोटों की सबकत से ये नशिस्त जीते थे। अहम खबर है कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। हाजी सालेहीन तनोली ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन से पहले ना कोई इत्तेहाद है ना ही कोई सीट एडजस्टमेंट होगी। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल MQM के उम्मीदवार और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हरीफ होंगे और दोनों के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा। मुत्तहिदा ने मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रजब अली। भर की तरह जो है आम इंतखाबात 2024 के लिए पहले मरहले के लिए जो है वो तेज़ी से जो है वो काम जारी है और कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए जा रहे हैं और आज जो है जी चौथा रोज़ है कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का। और आज जो है वो कराची में कौमी असम्बली की ख़ास तौर पर हल्का 242 जो है इत्तेहाद टाउन वो इस वक्त जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल हो चुका है, जहाँ से जो है वो दो मुल्क की अहम तरीन जो है वो शख्सियात ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए, कल जमा कराए गए थे, जबकि जो है वो आज जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो है वो इसी हल्के पर जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का इम्कान है। अब से कुछ देर के बाद उम्मीद है कि उनके नुमाइंदे जो है वो यहाँ आकर कागजात नामजदगी जो है जमा कराएंगे। आज जो है कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का चौथा रोज़ है और जैसे जैसे वक्त और
और दिन जो है वो गुजरते जा रहे हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने में जो है वो काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही, जिस तरह के कल जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का आखिरी रोज़ था। ताम उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दरख्वास्त पर जो है मज़ीद 2 दिन की तोसी कर दी। तो अब जो है कल शाम 4:30 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। लिहाजा जो है वो तमाम जो है वो कराची भर में जो है कागजात मुख्तलिफ जो है रिटर्निंग अफसरान यानी कराची में जो है वो कौमी असम्बली की जो है वो 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है रजब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पे मज़ीद बात भी कर लेते हैं। रहनुमा MQM साजिद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साजिद आपके वक्त के लिए। अब यानी MQM ने बाकायदा तौर पर बरमला इसका इजहार कर दिया कि कोई इत्तेहाद नहीं होगा और मुस्तफ़ा कमाल अगेंस्ट शहबाज शरीफ आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं। तो वो जो मुलाकातें हुई थी, इत्तेहाद की बातें हो रही थी, कोई बात नहीं बनी उसमें? अच्छा देखिए, कोई बात इत्तेहाद की उस वक्त बात नहीं हुई थी। बात जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून से हमारी हुई थी, ठीक है, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी थोड़ी बहुत हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन मेन जो मुद्दा था, जो उनसे मिलने का मकसद था नवाज शरीफ साहब से, उनकी टीम से, उसमें MQM ये चाह रही है कि 28वीं तरमीम में जो कि गुज़श्ता कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के अंदर पास की गई थी और जिसके तहत NFC अवार्ड की मद में वफाक से सूबों को तमाम इख्तियार डिवॉल्व हुए थे, उसके अंदर हमें अमेंडमेंट करनी है, ठीक करनी है MQM को। MQM ने इस हवाले से मुस्लिम नून से बात की, उनको मुतमईन किया, उनको बताया कि देखें पाकिस्तान के अंदर जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत नहीं होगा, पायदार नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं होगा, उस वक्त तक सूबे तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि 28वीं तरमीम को हमने भी सपोर्ट किया था। सपोर्ट करने का बुनियादी मकसद ये था कि छोटे सूबों के पास इख्तियारात आ जाएं। अच्छा साजिद साहब, ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो आप खुद बता रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई थी, तो कहाँ पर डेडलॉक था, वो बात क्यों नहीं बनी? कोई अंदर की कहानी बताइए। दोबारा सवाल कीजिएगा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सीट एडजस्टमेंट की जो बात चल रही थी, कहाँ बात नहीं बनी? कौन सा ऐसा मुतालबा था MQM का जो नून लीग ने नहीं माना, या नून लीग ऐसा क्या कह रही थी कि MQM उस पर राजी नहीं हुई? अच्छा देखिए, अब एक बात, इससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक तो MQM ने मुतालबा किया था कि भाई ये जो कागजात नामजदगी की डेट जो इसमें 1-2 दिन का इजाफा किया जाए। गवर्नमेंट में इजाफा कर दिया, गवर्नमेंट ने इजाफा कर दिया कि भाई ठीक है 2 दिन एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, बढ़ा दिए। अच्छा अब इसमें ये है कि इतने कैंडिडेट MQM से के पास इतने लोग आ रहे हैं, इतने वर्कर न्यूट्रल लोग कि हमें इलेक्शन, यानी पार्टियों के पास कैंडिडेट की कमी है, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट की कमी नहीं है। तो अच्छा साजिद साहब साथ ही रहिएगा। इत्तेहादी एक आप जो बात कह रहे हैं ना सीट एडजस्टमेंट की, निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, नून लीग से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल हाशमी साहब, MQM ने तो अब उम्मीदवार खड़ा कर दी है मुस्तफ़ा कमाल अगेंस्ट शहबाज शरीफ, तो वो जो बातें हुई, बड़ी मुलाकातें होती रही नवाज शरीफ साहब के साथ भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, सर कहाँ डेडलॉक हो गया और बात क्यों नहीं बनी? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीबी, ये तो चलता रहता है, हर कोई अपने अपना क्लेम करते हैं, उस क्लेम पे फिर बहस की बात भी होती है। हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो शहबाज साहब है और वो साबिक वजीर आजम भी है, और इस हल्के से शहबाज साहब का क्लेम इसलिए भी बनता है कि उन्होंने 36,000 वोट लिए था, तो और उनको चंद हजार वोट उन्होंने रिजेक्ट करा के उनको चंद 100 वोटों से हरवा दिया था। तो ये तो मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा साहब और उनके साथियों को सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने शहबाज साहब से ज्यादा वोट लिया होता तो फिर हम शायद इस सीट पे नॉमिनेशन के लिए सोचने से पहले सोचते कि हम फाइल करें कि ना करें। मुस्तफ़ा साहब की यहाँ पे सीट वोट 9,000 थी और हमारे वहाँ पे 36,000 था, तो ये एक है। और यानी आप कह रहे हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, देखिए शहबाज साहब ही वहाँ पे लड़ेंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, हम बहैसियत सहाफ़ी हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम कुछ दिन पहले तक ये रिपोर्ट कर रहे थे कि मुलाकातें हो रही हैं, MQM के रहनुमाओं की भी पूरा वक्त आता था। वो सर वो बताइए कि सीट एडजस्टमेंट पर मामला क्यों नहीं तय पाए? MQM ने कौन सा ऐसा बड़ा मुतालबा कर दिया जो नून लीग नहीं उस पर राजी हो सकी? नहीं, ना उन्होंने मुतालबा किया है, ना कोई डेडलॉक आया है। मैं खुद उस टीम को हेड कर रहा हूँ। अभी चूंकि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का टाइम आ गया, तो इस वजह से हमने उस को आर्जी तौर पे उस अपने कश्मीर को रोका हुआ है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारी फिर उनके साथ गुफ्तगू होगी और इंशाल्लाह किसी बेहतर नतायज की तरफ हम जाएंगे। यानी आगे भी कोई बातचीत जारी रहेगी और मजीद आगे कोई खबरें आ सकती हैं सीट एडजस्टमेंट की? सियासत में बातचीत ही होती है।
صحیح. اچھا نہال ہاشمی صاحب، آپ کی موجودگی، آپ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، اس وفد کو آپ ہیڈ کر رہے تھے، تو یعنی ابھی تو کاغذاتی نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں، آگے الیکشن میں بھی ہیں، 1-2-4 مہینے ہیں، 2 مہینے ہیں ایٹ لیسٹ، تو ابھی یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ میں قبل از وقت سے کوئی بھی میرے طرف سے بیان دینا، میں ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے. اچھا نہال ہاشمی صاحب، اس وقت نا رہنما ایم کیو ایم ساجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی تھی لیکن کہیں بات بن نہیں سکی تھی، ہم نے کچھ مطالبات کیے تھے. ساجد صاحب، نہال ہاشمی صاحب سن رہے ہیں، آپ بولیے. میں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا جو وفد پاکستان مسلم نون کے وفد سے ملا تھا، اس میں جو ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ 28 ترمیم کے اندر ایمنڈ کیا جائے اس کو، اور اس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مکمل اختیارات دیے جائیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وفاق ڈائریکٹ میئر کو اختیار دے، جس طرح آئین کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کے اختیارات، ان کے ڈومین میں کون کون سے ادارے ہیں، سی ایم کے ڈومین میں کون کون سے ادارے ہیں، اس طرح میئر کے ڈومین میں کون کون سے ادارے ہیں، وہ لکھا ہونا چاہیے آئین کے اندر، ٹھیک ہے نا. اور وفاق ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، میئر کو فنڈنگ کرے، تاکہ دیکھیں گزشتہ 28 ترمیم کے بعد این ایف سی وارڈ کی نیشنل فائنانس کے مد میں جو پیسہ وفاق سے صوبوں کو آتا تھا، تو کل تک پرائم منسٹر 1 اور 4 صوبے تھے، 4 سی ایم ہوتے تھے، ٹھیک ہے نیچے. اب ان کی مٹھی میں تمام اختیارات، ہم چاہتے ہیں کہ اختیارات نیچے تک آئیں، اور نیچے آ کر پھر لوکل گورنمنٹ کیا کہتے ہیں اپنا ڈسٹرکٹ تک، ٹاؤن تک، یوسیز کی سطح تک یہ فنڈنگ جائے تاکہ کام ہو. کام کے بغیر ہم پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. مضبوط ضلع ہی مضبوط صوبے اور مضبوط وفاق کی ضمانت ہے. تو ہم چاہتے ہیں اضلاع کو مضبوط کیا جائے. ہم صوبے کی بات نہیں کریں، صوبے کی بات نہیں کریں، آپ کے مطالبات سامنے آ گئے. ساجد احمد صاحب بہت شکریہ، رہنما ایم کیو ایم ہمارے ساتھ موجود تھے. نہال ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، نون لیگ سے، اور اس وفد کو لیڈ کر رہے تھے جو بات کر رہا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تاحال کوئی بات نہیں ہو سکی. ابھی براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں، بیرسٹر گوہر اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. میں سر انجام دوں گا جو خان صاحب نے مجھے تفویض کی ہے. آج بھی میں اسی کرسی پہ بیٹھ کے وہاں سے جو آرڈر ایشو کرنے تھے، جو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے تھے، وہ آج بھی ہم اپنے کام جو ہے سر انجام دے رہے. لیکن دیکھیں یہ کسی کی ایک آفس کی بات نہیں ہے کہ کون آفس بیرر ہے، کون آفس ہولڈر ہے، کون سیکرٹری جنرل ہے. پارٹیز ہوتی ہے وہ بغیر سمبل کے بھی ہوتی ہے اور وتھ سمبل کی ہوتی ہے. ہمارا سارا سٹرگل جو ہے وہ اس سمبل کے لیے چلتا رہا ہے، اور ان کی ساری کوشش یہی ہے کہ ہم سب سمبل لے لیں اور یہ 70 سیٹیں لے کر کے کسی اور کو دے دیں. یہ 227 سیٹیں ہمیں نہ ملے، یہ کسی اور کو ملے. پہلی یہ کوشش ہو گئی کہ آپ کے الیکشن صحیح نہیں ہوئے. اس مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے الیکشن کروایا یہ الیکشن نہیں کروا سکتا تھا. اگر آپ ان کے پہلے آرڈر اور ان کا موازنہ کریں، لاسٹ ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ 8 جون کو الیکشن نہیں ہوا تھا، اب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ 8 جون کے دن جو بندہ سیکرٹری جنرل تھا وہ الیکشن کرا سکتا تھا. پھر کہہ رہے جی چیف الیکشن کمشنر جمالی صاحب تھے، پہلے انہوں نے اس کا ایفیڈیوٹ ایکسیپٹ نہیں کر لیا تھا کہ جی یہ تو ختم ہو چکا ہے. تو الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، وہ کنٹراڈکٹری ہے. ہم اگر عدالت جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں ریلیف ملے گا. اس وقت پارٹی کے چیئرمین آپ ہیں یا عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب چیئرمین تھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین رہیں گے. اگر میں پارٹی کا چیئرمین ہوں پھر بھی عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، لیڈر ہے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل کے باہر ہو. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی کل آخری تاریخ ہے. کیا آپ کے جو تجویز کردہ امیدوار ہیں وہ کس حیثیت سے الیکشن میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کے ایک کنسیپٹ ضرور آپ کلیئر کر دیں. پولیٹیکل پارٹیز جو انلسٹ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جس وقت انلسٹ ہو جاتی ہے اس کا چیئرمین اور صدر اور جنرل سیکرٹری جو بھی نام ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے. پارٹی کے پاس نشان ہے یا نہیں ہے؟ نشان انشاءاللہ ہمیں ریسٹور ہوگا، عدلیہ ریسٹور کروائے گی. کل بھی ہمارے نمائندگان جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ کل بھی اگر نامینیشن فارم فائل کریں گے اس میں بھی ہم لکھیں گے کہ ہم پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے تھے، پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس خانے میں ہم پی ٹی آئی ہی لکھیں گے. پٹیشن جو آپ فائل کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ، ابھی تک مشاورت کیوں نہیں کمپلیٹ ہوئی؟ مشاورت ہماری کمپلیٹ آلموسٹ ہو چکی ہے، صرف ہمیں الیکشن کمیشن کا آرڈر نہیں ملا. سرٹیفائڈ کاپی جو ہی ملیں گے انشاءاللہ تعالی، چونکہ 2 دن بیچ میں چھٹیاں ہیں، وہ چھٹیوں کی وجہ سے کہ سیٹرڈے کل سنڈے ہیں اور منڈے کو پبلک ہالیڈے ہے، وہ کرسمس کی یا قائد کی برتھ ڈے کی، اس کی چھٹی ہونے کی وجہ سے شاید نہیں کر سکیں گے عدلیہ اپلیکیشن فائل کرنے میں. ٹیوزڈے سویرے انشاءاللہ ہماری پٹیشن فائل ہو چکی ہوگی. شکریہ. بیرسٹر گوہر رہنما پی ٹی آئی میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر.
اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ سیٹوں کا آنے والا صدر اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. بیرسٹر گوہر خان انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں 70 مخصوص نشستیں ہیں. وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ پورے ملک میں 227 مخصوص نشستیں ہوتی ہیں. ان سیٹوں کا آنے والے صدر کے الیکشن میں بڑا رول ہے. بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے مخصوص نشستوں پر بات کی گئی. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز لاہور کے حلقہ این اے 120 سے الیکشن لڑیں گی. مسلم لیگ نون کے سہیل شوکت بٹ، خواجہ عمران نذیر اور ذیشان ملک نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. خواجہ عمران نذیر، سہیل شوکت بٹ اور ذیشان ملک نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی این اے 120 سے جمع کرا دیے ہیں. مریم نواز کے کاغذات نامزدگی قومی اسمبلی کا حلقہ این اے 120 کے لیے جمع کرا دیے گئے ہیں. زہیب کاظمی سے تفصیلات بھی جانیں گے. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواجہ عمران نذیر کی جانب سے یہ جمع کرائے گئے ہیں کاغذات نامزدگی. زہیب کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہیب، تفصیلات بتائیے. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ شالامار جو اسسٹنٹ کمشنر شالامار ہیں ان کے آفس میں جمع کروا دیے گئے ہیں. اور یہ کاغذ جو ہیں انہی کے پولیٹیکل سیکرٹری اور ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ذیشان ملک کی جانب سے جو ہے کاغذات نامزدگی اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر علم کو جو ہے وہ جمع کروائے گئے ہیں. ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ عمران نذیر اور اس مقامی رہنما جو سہیل شوکت بٹ ہیں وہ بھی سب اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے 2 کاغذات نامزدگی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 کے لیے جو ہے یہاں پر جمع کروائے گئے ہیں، جس کے آپ ویڈیوز جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تاہم ابھی بھی رہنما جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں موجود ہے تاکہ ریسیونگ لے سکے کاغذات نامزدگی کی. اس کے بعد جو ہے یہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے. ابھی میڈیا سے بات چیت بھی کی جائے گی. بہت بہت شکریہ. زہیب کاظمی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ریاض احمد کہتے ہیں کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، وہی الیکشن لڑے گا جس کو نون لیگ کی ٹکٹ ملے گی. پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشن کو اپنے لوگوں نے جعلی الیکشن قرار دیا تھا. الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان ختم کر دیا ہے. اب وہ لوگ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. بلے کا نشان جعلی پارٹی الیکشن کی وجہ سے چھینا گیا ہے. جعلی اور بوگس الیکشن کا یہی نتیجہ ہونا تھا. کوئی کسی کو نہیں پکڑ رہا ہے. پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے. جعلی الیکشن ان کا بلے کا نشان ختم کر دیا ہے اور اب پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور ان کے امیدوار اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. کوئی کسی کو نہیں پکڑ رہا. 22 کاغذات ابھی تک یہاں جمع ہو چکے ہیں اور آپ نے کسی کو دیکھا ہے کسی کو پکڑا گیا ہو؟ کسی کو نہیں پکڑا جا رہا. جو بھی کاغذ آ رہے ہیں اگر کینڈیڈیٹ نہیں آ رہے تو ان کے وکیل آ کے کاغذ جمع کرا رہے ہیں. فیصل آباد میں کوئی ایک واقعہ بھی اس قسم کا نہیں ہوا. تو یہ صرف پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں کیونکہ اب انہیں کوئی چیز نظر تو آ نہیں رہی. الیکشن تو وہ لوز کر چکی ہے پی ٹی آئی. اب صرف وہ انہوں نے جعلی پروپیگنڈے کرنے ہیں اور وہ میڈیا پہ سوشل میڈیا کے بادشاہ ہیں تو وہ اس پہ جو مرضی کریں. حقائق یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کو وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. گفتگو آپ نے سنی. آگے بڑھیں گے. سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا این اے 53 میں پہلا انتخابی پاور شو. چودھری نثار علی خان 2 قومی اور 1 صوبائی نشست پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور چودھری نثار اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قومی سے ہار کر صوبائی سے جیت رہا ہوں. تمام سپورٹر ہوشیار رہیں. پولنگ شروع اور گنتی ختم ہونے تک کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں اطلاع دیں. کسی پر تنقید کر کے ووٹ نہیں لینا چاہتا. اگر تنقید کروں تو لمبی کہانی ہے. پاکستان مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے. ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے. چودھری نثار گفتگو کر رہے تھے. الیکشن کیمپین کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے اور وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں گے اور ان کی جانب سے گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا کہ میں کسی پر تنقید نہیں کروں گا. تنقید کرنے بیٹھا تو بڑی لمبی کہانی ہے. وہ نیشنل اسمبلی اور قومی صوبائی اسمبلی سے بھی نشست پر لڑیں گے. یعنی 53 سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے. اس حوالے سے انہوں نے گفتگو بھی کی اور چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے. وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. کہاں ہوں قابل کی حضور کی بندہ. سابق وزیر داخلہ چودھری نثار
ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया है। वो उनका पावर शो था, उन्होंने कहा कि अगर तनकीद करूँगा तो बड़ी लंबी कहानी है। चौधरी निसार ने आज पहला इंतखाबी पावर शो किया है। NA-53 में साबिक वो वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। चौधरी निसार अली ख़ान 2 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तमाम सपोर्टर्स होशियार रहें, पोलिंग शुरू और गिनती ख़त्म होने तक कोई भी गड़बड़ की सूरत में इत्तला दें, किसी पर तनकीद करके वोट नहीं लेना चाहता। इंतखाबी दंगल में खैबर पख्तूनख्वा से बड़े सियासी पहलवान मैदान में उतरने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कौन कहां से इंतखाब लड़ रहा है और किसका मुकाबला किससे है, बता रहे हैं पेशावर से उमैर यासिर। जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाब सजने को तैयार है और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ सियासी जमातों के बड़े बड़े पहलवान जो हैं वो इंतखाबी मैदान में कदम रखने के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबरा जैसे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ से डेरा इस्माइल खान का उनका आबाई हल्का है। इसी हल्के से उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो हैं पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इतलात सामने आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जो कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी हैं और इस वक्त काफ़ी अरसे से रूपोश भी हैं, वो भी इसी हल्के से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। तो ये एक अहम मुकाबला होगा अगर इस तरह की सूरत हाल पेश आती है। ऐसे ही जो हैं जमात इस्लामी के सरबरा सिराजुल हक, उन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA-6 दीर लोर में कागजात जमा कराए हैं और उनके मुकाबले में भी जो हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, जो कि सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्का NA-10 बोनेर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन अगर उस NA-15 की बात की जाए तो वहाँ पे माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही कामयाबी हासिल करते रहे हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। मर्डर की वो 20 अब इसमें भी कोई 300% रिडक्शन है, 350% रिडक्शन है। ये पॉसिबल कैसे हुआ कि जो मर्डर का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट था वो भी आप देखें कि जो तमाम क्राइम के साथ मर्डर भी नीचे आया, हालांकि पर्सनलिस्टिक रीजंस की वजह से ये क्राइम होता है। मेरे ख्याल में अगर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की जाए, प्रिवेंटिव एक्शन सही लिया जाए, ओल्ड एनमिटीज़ के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें, मुलजमान को टाइमली अरेस्ट करें। 324 के मुलजमान जो हैं, जो हर्ट के या 324 इक़दाम कत्ल के मुलजमान टाइम पे अरेस्ट करें तो वो मर्डर में कन्वर्ट नहीं होता। इसी तरह अगर आप ओल्ड मैन एनमिटीज़ पे कार्रवाई करते हैं तो वो मर्डर में। इसी तरह अगर आप ऑर्गेनाइज्ड शूटर्स को के साथ डील करते हैं, प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर के साथ उस क्राइम को फाइट करते हैं, तो उससे भी आपका इम्पैक्ट कम। हायर्ड किलिंग का जो फिनोमेना है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लाहौर में एलिमिनेट हो चुका हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज़ टू द टीम, और हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि ये दिस इज़ हाउ आपकी टीम ने, जो इन्वेस्टिगेशन की लाहौर की टीम है अंडर द सुपरविजन ऑफ द IGP एंड CCPO लाहौर, इस तरह से परफॉर्म किया है। और हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे 2024 में इंशाल्लाह मज़ीद इससे बेहतर काम करने की, और इसी एनर्जी के साथ और पैशन विगर के साथ काम करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ही होता है, लेकिन ये आप रिसोर्सेज जो हैं आपके, उनकी यूटिलाइजेशन दोनों ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड होते हैं, उसके अंदर हम प्ले करते हुए सारा अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 14 नशस्तों के लिए 384 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। अब तक कितने कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा PNN चौधरी सज्जाद से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में कागजदगी जमा कराने का सिलसिला इस वक्त जारी है। आज चौथा रोज़ है। 2 रोज़ तोसी के बाद जिन लोगों ने कागजात नामजदगी नहीं जमा कराए थे उन्होंने भी आज जमा कराना शुरू कर दिए हैं। अहम रहनुमा जिस तरह शेख रशीद,
हनीफ अब्बासी, चौधरी अदनान और उसके साथ साथ बैरिस्टर दनियाल अजीज़ ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। हम अगर इनकी थोड़ी सी आपको तफसील बताएं तो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की 378 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त कागजात नामजदगी जो जमा करा चुके हैं। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों 94 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए 284 उम्मीदवार जो है अभी तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा चुके हैं। इसी तरह NA के साथ साथ कल आखिरी रोज़ है कागजात नामजदगी जमा कराने का। जो लोग नहीं करा सके वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कल की निस्बत जैसे कल ज़्यादा गहमा गहमी थी क्योंकि आखिरी दिन था, आज उसकी तरह यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराने के लोग जो आ रहे हैं उनमें इतनी गहमा गहमी जो नहीं देखी जा रही। इक्का दिक्का जो लोग हैं वो रह गए हैं जो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने। कल आखिरी रोज़ा और उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। जिन जिन लोगों के कागजात दुरुस्त नहीं होंगे उनको दोबारा जो है वो फिर यहाँ बुलाया जाएगा। जी, अहम खबर, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। GDA तर्जुमान सायरा बानो ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। सायरा बानो सिंध से कौमी असम्बली के हल्का 210 टिंडो आदम शादातपुर से इलेक्शन लड़ेंगी। सायरा बानो GDA की मुश्तरका उम्मीदवार होंगी। कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर शाहिदा जामोड़ो के पास जमा करवाए गए हैं। सायरा बानो इस हल्के में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का जी बिल्कुल, जो GDA की तर्जुमान है सायरा बानो, वो न सिर्फ मखसूस नशिस्त बल्कि इस मरतबा कौमी असम्बली के जो आम इंतखाबात है उसमें भी हिस्सा लेने जा रही हैं। पीर पगाड़ा ने उनको हदायत की थी कि वो भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, तो वो उन्होंने आज टंडो आदम और शादातपुर पर मुश्तमिल जो हल्का है NA 210 वहाँ पर अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवा दिए हैं। और जो कागजात की जो जांच पड़ताल है वो कल होगी और उसके बाद फिर वो अपनी बाकायदा इंतखाबी जो मुहिम है वो शुरू करेंगी। वो पीपल्स पार्टी का जो है इस हल्के में मुकाबला करेगी। जी, पीपल्स पार्टी का इस हल्के में मुकाबला करेंगी और कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं उनकी जानिब से। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। रवां हफ्ते के दौरान 18 अशय ज़रूरिया महंगी हुई हैं जबकि 9 की कीमतें कम हुई हैं। और महंगाई की शरह के हवाले से आपको बता रहे हैं, रवां हफ्ते अंडे, लकड़ी, प्याज, लहसुन, दालें महंगी हुई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है अंडों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। जलाने वाली जो लकड़ी है वो 7 रुपये 94 पैसे फ़ी मन के हिसाब से महंगी हुई है। रवां हफ्ते प्याज फ़ी किलो तकरीबन 2 रुपये महंगे हुए हैं। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42% से ज़ायद रिकॉर्ड हुई है। प्याज की फ़ी किलो कीमत तकरीबन 163 रुपये तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है। रवां हफ्ते दाल माश, दाल मूंग, चाय की पत्ती और लहसुन भी महंगा हुआ है। रवां हफ्ते एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत, टमाटर, आलू समेत 9 अशिया की कीमतें सस्ती हुई हैं। और आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है उस पर इस हफ्ते भी काबू नहीं पाया जा सका और महंगाई की मजमूई शरह 42% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42% से ज़ायद हो गई है। निगरान हुकूमत ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 64 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 52 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। शहरियों ने किरायों और महंगाई कम करने का भी मुतालबा कर दिया है। मज़ीद आपको सुनवाते हैं शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। पेट्रोल का रेट तक कम हुआ है तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जो खाने पीने की चीज़ें ना उनको भी मज़ीद कम किया जाए। देखिए पेट्रोल बहुत कम हो गया है और चीज़ें रात को पेट्रोल महंगा होता है तो सुबह नोटिस भी नहीं आते तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो अभी देखिए कितना डिफरेंट आ गया पेट्रोल का, लेकिन चीज़ें मज़ीद महंगी हो रही हैं कम होने की बजाय। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो तो सस्ती नहीं हो रही पर पेट्रोल का रेट सस्ता हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। यही बात है ना कि हर चीज़ खाने की गरीब की ज़रूरत की, आटा है, चीनी है, चावल है, गेहूँ है, इसकी रेट कोई कमी हो नहीं रही, बढ़ रही है। तो पेट्रोल को हमने क्या करना है। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, 2 दफ़ा सस्ता हो गया, बेशक एकदम बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम हुआ है, मगर ये जो दूसरी अशिया खुद नोश है, चिकन हो गया, सब्जियां, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा है क्योंकि जिनको लत लगी हुई ना ऊपर जाके मुनाफाखोरों को खाने की, वो अब नीचे नहीं आएंगे।
मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42% से ज़ायद रिकॉर्ड। गुज़श्ता 3 माह में पेट्रोल की कीमत में 64 रुपये और डीजल की कीमत में 52 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है। मुल्तान के शहरियों ने किरायों और महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है। शहरियों ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हिसाब भी लगा लें कि कह रहे हैं पहले महंगा करना तो कर दो भाई, नहीं खाएंगे, यही हाल है। हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इस निगरान हुकूमत से। इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद भी हमारे गरीब अवाम ने पिसना है तो ये भले इलेक्शन मत करवाएं। इस टाइम जो है बिजली के बिल, अभी देखें सर्दियों का मौसम है तो भी 6-6 हज़ार और 7-7 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, और सुई गैस जो है वो आ नहीं रही, उसके भी बिल बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है बड़ी, जबकि बहुत सारे जैसे डॉलर का रेट नीचे आया है, चाहिए था कि इसके साथ कोई महंगाई पे भी फ़र्क पड़ता, कोई चीनी का रेट कम होता, आटे का रेट कम होता, लेकिन ये महंगाई जो है वहीं की वहीं है और डॉलर कम हो गया। इस टाइम महंगाई का ये आलम है, अगर बिजली का बिल भरते हैं तो गैस के बिल भरने के पैसे नहीं, अगर गैस का बिल भरते हैं तो घर का राशन लेने के पैसे नहीं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम आदमी, हम लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। इसी पे बात कर लेते हैं। माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैस असलम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से 64 रुपये पेट्रोल की प्राइस कम हुई है और 52 रुपये डीजल की, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस कम हुई हैं लेकिन किरायों में कमी नहीं की गई, और जो चीज़ें उनसे इंटरलिंक्ड हैं उसकी भी प्राइसेस कम नहीं की गई, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इनपुट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो बिजली की और गैस की कीमतें जो हैं वो कई गुना बढ़ी हैं। इसी तरह आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 22% से कम नहीं हुए। तो ये इसके अलावा आपके जो मजदूरों की जो मिनिमम वेज है वो भी 32,000 कर दी गई है, और ज़मीन की कीमत। तो वो जो इनपुट प्राइसेस हैं। फिर चौथा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो गवर्नमेंट के एहलकारों की करप्शन है। वो बिजनेस कम्युनिटी से, छोटे दुकानदारों से पैसे ले लेते हैं, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये। उसके बाद वो जितना मर्जी महंगा करे, जितना मर्जी ख़राब माल दें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो सारा स्ट्रक्चर है वो एंटी पीपल है। अच्छा डॉक्टर साहब, महंगाई की शरह में मज़ीद कमी के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, और पेट्रोलियम की जो प्राइसेस कम हो रही हैं या ये मज़ीद भी कम होंगी या इसमें कोई इजाफा भी हो सकता है? ओपेक प्लस रशिया की जो पॉलिसी है वो उनकी कोशिश है कि ये ऑयल की कीमत बढ़े, मगर वो बढ़ नहीं रही वो उस कॉन्फ्लिक्ट में। तो अगर तो वो नहीं बढ़ेगी तो फिर ये कम होंगी ऑयल की कीमतें। मगर हमने ये इनको बांध दिया हुआ है डॉलर के साथ। अगर डॉलर नीचे आता है तो ऑयल की कीमत भी नीचे आती है, और अगर डॉलर ऊपर जाता है तो ऑयल की कीमत भी ऊपर जाती है। ये उस मैकेनिज्म का हिस्सा हुए हैं। तो बाकी ये है कि गवर्नमेंट्स जिनके मिनिस्टर्स जो हैं और पॉलिसी मेकर्स को मुफ्त तेल और मुफ्त बिजली मिलती हो, मुफ्त घर, मुफ्त गाड़ी, उनकी भला को कौन क्या कर रही है? वो तो टैक्स इकट्ठा करने के चक्करों में IMF से डराते हैं। हालांकि ये बिल्कुल रैशनल पॉलिसीज हो सकती हैं, कोई ऐसा प्रो इकोनॉमिक हो जाए, आपकी प्रॉफिट मेकिंग, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी इनकम जनरेशन बढ़े, तो फिर ये महंगाई तंग नहीं करती। मगर जब नहीं होगी ऐसे तो मिडिल क्लास। ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और इस पर हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से। अभी बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। लाहौर के बेशतर इलाकों में रात का हल्की बारिश हुई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा हो गया है। लाहौर में हल्की बारिश से मतला साफ हो गया है, धुंध के बादल छट गए हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ गई है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।